बेटा ऑपरेशन ब्लू स्टार एक्चुअल में स्वर्ण मंदिर को लेके हुआ, और ये स्वर्ण मंदिर को लेके नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया कि ये स्वर्ण मंदिर पे अटैक था। हमारी गवर्नमेंट का कोई ऐसा मतलब नहीं था कि वो किसी टेंपल पे अटैक करना चाहती है। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा खालिस्तान है क्या, कि खालिस्तान का फंडा क्या था, खालिस्तान पैदा कैसे हुआ। जब इसकी हम बात करेंगे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में बात करेंगे कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन था, तो इसको बड़े लेवल पे लेंगे, लेकिन अभी छोटे से लेवल पे बताता हूँ। 1971 में हमने पाकिस्तान के दो पार्ट कर दिए, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भी लगा कि सिखिस्तान की डिमांड चल रही है इंडिया में, और सिखिस्तान की डिमांड को उन्होंने नेम दिया खालिस्तान। किसके साथ मिलके? संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के साथ मिलके। इस संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा करने वाला कोई और नहीं था, इसको खड़ा करने वाला राजीव गांधी और संजय गांधी ही थे। एक्चुअल में कांग्रेस की कभी सरकार नहीं बनती थी पंजाब में। जिस प्रकार आज सरकारों को बार बार गिराया जा रहा है और गिरा के दूसरी सरकार बनाई जा रही है, तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंदिरा गांधी की थी तो इंदिरा गांधी हर स्टेट में अपनी सरकार बना रही थी, लेकिन पंजाब में स्थितियां कुछ अलग थी। पंजाब की स्थिति की बात की जाए तो पंजाब में हमेशा अकाली दल की गवर्नमेंट रही, यानी कि जो लोग सिखों को सपोर्ट करते थे उनकी गवर्नमेंट रही। इंदिरा गांधी को यह कतई पसंद नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने अकाली दल के अगेंस्ट एक ऐसा लीडर खोजा जिसका सिखों के ऊपर क्या हो, प्रभाव हो, और वो लीडर था संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। अब भिंडरावाला को इलेक्शन जितवाया गया और वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने लास्ट में इंदिरा को ही कह दिया तू कौन है। अब जब इंदिरा को ये बात बोल दी, यार इंदिरा देश की प्रधानमंत्री है, आपने वो समय नहीं देखा, दौर नहीं देखा, आपके पापाओं ने वो दौर देखा, दादाओं ने वो दौर देखा। बेटा संत जरनैल सिंह भिंडरावाला पंजाब से आते 3-4 ट्रक लेके, ट्रकों में इलीगल वेपन AK-47 तक भरा होता, सरेआम वो दिल्ली में घूम के जाते, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इतनी पावर ही नहीं थी किसी के पास कि उनको रोक पाए। पूरा पंजाब जिसको इलीगल वेपन मिल रहा था, कहां से? पाकिस्तान से। आज अफगानिस्तान की समस्या हमारे लिए क्यों है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, तो सबसे बड़ा फंडा है इलीगल वेपन का, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार किसकी आ गई? तालिबानियों की। लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में काम कर रहा है, तहरीक-ए-तालिबान काम कर रहा है, अल-कायदा काम कर रहा है, अल-शबाब काम कर रहा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। ऐसे ऐसे 167 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में काम कर रही है कश्मीर को अलग करवाने के लिए, सेपरेट करवाने के लिए। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के पास वेपन कहां से आ जाएंगे? तालिबान से, चाइना से। वो इनको क्या कर देंगे? वेपन एक्सपोर्ट कर देंगे, वरना तो AK-47 मिलती नहीं इनको, और फिर वो AK-47 कहां पे चलती है? कश्मीर में। समझ में आ गई? तो उसी टाइप से संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को बड़े लेवल पे वेपन किसने दिया? पाकिस्तान ने, कि हम क्या कर देंगे, जिस प्रकार भारत ने हमारे 2 टुकड़े किए उसी प्रकार हम भी भारत के 2 टुकड़े कर देंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बड़ी अलग टाइप की थी और इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को मार दिया गया 1984, और उसके बाद इंदिरा को भी मार दिया गया। सिखों के द्वारा इंदिरा को मार दिया गया। अब राजीव गांधी ने श्रीलंका में लिट्टे खड़ी की, तो लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी को मार दिया गया। यानी कि आतंकवाद किसको कहते हैं बेटा? एक्चुअल में अभी हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है हमसे, छद्म युद्ध लड़ रहा है, वो हमारे तरफ आतंकवादी भेज रहा है, लेकिन ये काम किसी टाइम हम लोगों ने भी किया था, किसी टाइम। लेकिन हम लोगों ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाए। हमारे लोगों का संघर्ष हमारे लोगों के लिए था। जिस प्रकार श्रीलंका में संघर्ष था तो हिंदुओं के लिए संघर्ष था, बांग्लादेश में संघर्ष था तो वहां से शरणार्थी आ गए थे, उनके लिए संघर्ष था। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप आम जनता में जाके स्लीपर सेल बन जाओ, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, ये सब काम हमारा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान का आज काम क्या है? वो स्लीपर सेल भेजता है। स्लीपर सेल का मतलब समझते हो आप क्या होता है? स्लीपर सेल भेजता है और वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? ब्लास्ट कर लेते हैं। अब ऐसे बंदे का कैसे पता करोगे? यार स्लीपर सेल को अगर मैं कहूं कि आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये बंदा स्लीपर सेल है। उनकी ट्रेनिंग इतनी हाई लेवल की होती है कि उनको बुलवाने में आपको अरसा लग जाता है कि वो स्लीपर सेल है। वो आपको पता ही नहीं चलने देंगे वो स्लीपर सेल है।
आपके साथ घूमते रहेंगे, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा ये तो मेरा दोस्त है, आप उस पर ट्रस्ट करोगे 100%, और लास्ट में जब उसे कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करके निकल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे होते हैं स्लीपर सेल। स्लीपर सेल के ऊपर अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो सबसे ज़्यादा स्लीपर सेल जो एक्टिव रहते हैं वो यूएसए में रहते हैं, और ये स्लीपर सेल की डेफिनेशन ही यूएसए से आई थी, हमारे यहाँ पे नहीं थी। हमारे यहाँ पे लोग आते थे, वो AK-47 से लोगों को मार के चले जाते थे, खुद बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते थे। लेकिन यूएसए में ये लोग जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद को भी उड़ा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बाद में टॉर्चर बड़ा गंदा होगा यूएसए का, अगर हाथ लग गए तो। देखो यूएसए ने, अभी आज बात करेंगे हम, अफगानिस्तान को कवर करेंगे, जो लश्कर ए तैयबा था या जो अल कायदा था, ओसामा बिन लादेन, उसको घर में घुस के मारा ना एबटाबाद में, पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे पकड़ा और उसे मारा। लेकिन उसकी गलती क्या थी कि उसने क्या करवाया था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, किसके ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। 9/11 का हमला आपने पढ़ा होगा, वो आज ही बात करेंगे हम उसकी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर जितने आने थे आगे बाकी आते रहेंगे यार, ठीक है। आज हम रिलेशन लेने जा रहे हैं बेटा इंडो अफगानिस्तान, इंडो AFG अफगानिस्तान। बेटा हमारे रिलेशन एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन आज के नहीं है हमारे, अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ बहुत पुराने हैं। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसके रिलेशन की मिडाइवल होते हुए मॉडर्न के फेज में आएंगे। पहले बेटा हम मैप लेते हैं थोड़ा सा, ये लोकेशन बेटा चाइना की सी, ये नेपाल की, ये भूटान की, ये म्यांमार की, ये बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ये पाकिस्तान की, और ये AFG अफगानिस्तान। लास्ट डे हमने कवर किया था 3323 किलोमीटर की बाउंड्री को, आपको याद होगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयरिंग कितना है, 3323 किलोमीटर। ये बॉर्डर कवर कर चुके हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये वाला बॉर्डर, ठीक है, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर। उसके बाद हम एंट्री करेंगे चाइना वाले बॉर्डर पे, यानी कि एक साइड से हम पूरा भारत कवर करते जाएंगे। बेटा अगर भारत के सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर की बात की जाएगी, भारत का सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर कौन सा है, जहां पे हर समय क्या रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, तो हर समय जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट रहती है ना, वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर ही है हमारा। यानी कि इन बॉर्डरों पे प्रॉब्लम कम होती है, यहाँ पे क्या रहेगा, बैरल डाउन रहेगा, और यहाँ पे बैरल क्या रहता है, अप रहता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पे कोई भी, मतलब जो बंदूक होती है, जो गन रखते हैं, उसको लोड करके रखा जाता है, और यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पे गोली नहीं चलेगी इस बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे गोली एक दम, मतलब एट ए टाइम गोली चल जाएगी। अगर कोई दिक्कत हुआ तो फायर ओपन होगा, यानी कि ऐसे धक्का मुक्की नहीं होती, जैसे चाइना वाली साइड होती है ना धक्का मुक्की, ये इधर नहीं होगा। बेटा आज हम इस 106 किलोमीटर की बॉर्डर की बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयरिंग कितना है, 106 किलोमीटर का। अब बेटा बॉर्डर ये 3 पार्टों में डिवाइड है। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि भारत इस बॉर्डर को बोलता है कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर है मेरा, लेकिन यूएन इस बात को कहता है, यूनाइटेड नेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम को करते हैं, जो रोड वगैरह बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन हमारी बाउंड्री डिसाइड करता है, वो बोलता है कि ये बॉर्डर है 20 किलोमीटर का। बेटा पाकिस्तान ये बात बोलता है कि मेरा ये बॉर्डर, अच्छा अभी ये क्या है, पीओके है, यानी कि हमारे साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लग रहा इसका, ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बॉर्डर है। पाकिस्तान ये बात बोलता है कि मेरे साथ जो बॉर्डर शेयरिंग है वो है 96 किलोमीटर का। अब देखो आपको अफगानिस्तान के 3 बॉर्डर मिल गए, अगर पाकिस्तान 96 मानता है तो एक्चुअल में तो ये पाकिस्तान का है ही नहीं, कश्मीर, कश्मीर तो हमारा है, तो हमारा बॉर्डर कितना हो गया, 96 किलोमीटर का। बट इंडिया बोलता है कि इसको 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर मेरा शेयरिंग है, और हमें कौन सा लेके चलना है, 106 वाला लेके चलना है, क्योंकि इंडिया के मैप में 106 किलोमीटर ही आपको दिखाया जाएगा। अब बेटा बात करते हैं कि अफगानिस्तान की लोकेशन क्या है। अगर अफगानिस्तान की लोकेशन बात करो बेटा,
तो यहां से स्टार्ट हो जाता है कौन सा एरिया, ईरान का, ऐसे करके। यानी कि ये आ गया हमारा कौन सा महासागर, हिंद महासागर। बेटा इससे आपको एक बात तो फाइनल हो गई कि पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। आपको ध्यान रखना है लैंड लॉक कंट्री है। बेटा जब हम पूरे एशिया की बात करेंगे तो अफगानिस्तान सेंटर में आएगा, यानी कि हार्ट ऑफ एशिया भी है। ये एशिया का क्या है, हार्ट है। दूसरी चीज बेटा, अफगानिस्तान की ये बॉर्डर जो शेयरिंग है, अच्छा ये तो भारत के साथ हो गई, ये जो बॉर्डर शेयरिंग है ये है चाइना के साथ। इसका ऊपर का जो बॉर्डर जाएगा वो जाएगा तुर्कमेनिस्तान के साथ। यहां से बॉर्डर जाएगा कजाकिस्तान के साथ, यहां से बॉर्डर किसके साथ, ईरान के साथ, और नीचे किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और इधर इंडिया के साथ। यानी कि अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट है, साउदर्न एशिया से भी कनेक्ट है, ईस्टर्न एशिया से भी कनेक्ट है, और वेस्टर्न एशिया से भी कनेक्ट है। यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो कंट्रियां हैं ये पेट्रोलियम और गैस में क्या है, मतलब ऊर्जा संसाधनों में क्या है, बहुत बड़ी है। यानी कि अगर हमें यहां से सस्ते ऊर्जा संसाधन लेने हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी। बेटा अगर हमें अफगानिस्तान के लिए ये रूट मिल जाए, ऐसे करके ये वाला रूट मिल जाए, या फिर गुजरात होके हम पाकिस्तान के कराची जाएं और कराची से हम लैंड रूट से अफगानिस्तान में एंट्री कर लें, पाकिस्तान के साथ अगर हमारे संबंध सही हो तो फिर ये रूट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। एक्चुअल में यहां पे एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया था जिसकी मैं आगे बात करूंगा, जिसका नेम है तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसको बोलते हैं गैस पाइपलाइन। बेटा अगर ये गैस पाइपलाइन सक्सेसफुल हो जाती तो जो आज हमारे पानी का रेट है, जिस प्रकार 20 रुपए की बिस्लरी रहती हो, उतने रुपए में हमें क्या मिल जाता, पेट्रोलियम मिल जाता। क्योंकि हमारा पेट्रोलियम के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। समझ में आ गई, इसकी वजह से पेट्रोलियम हमें 80 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर मिल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर पेट्रोलियम के प्राइस, यानी कि ऊर्जा संसाधनों के प्राइस बहुत कम हो जाएंगे। बेटा महंगाई किस चीज पे डिपेंड करती है, कि प्रोडक्ट पे खर्च कितना आ रहा है। यानी कि अगर प्रोडक्ट पे खर्च कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अफगानिस्तान की आपको बड़ी जरूरत है। यानी कि अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक है, लेकिन वो सारी कंट्रियों से क्या है, जुड़ा हुआ है। बेटा दूसरा, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहे। एंशिएंट हिस्ट्री की हम एक बार बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिलेशन कैसे थे। बेटा एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो एक सभ्यता होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मेरा ये साहब सब लोगों ने पढ़ी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइड सुतकांगेडोर, वो कहां पे लोकेटेड थी, अफगानिस्तान में। दूसरा बेटा इससे आगे आ जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अफगानिस्तान हमेशा से ही ट्रेडिंग पॉइंट रहा, किसके बीच में, इंडिया और, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच। अगर बेटा प्राचीन काल से ही ये ट्रेडिंग सेंटर रहा है तो जो पुराने सिल्क रूट गुजरते थे वो कहां से गुजरेंगे, अफगानिस्तान होके। यानी कि जो बड़े रूट हमारे जाते थे वो अफगानिस्तान होके जाते थे। यानी कि चाइना से जो रूट निकलेगा ऐसे ऐसे करके वो कहां से, अफगानिस्तान से आगे एंट्री लेगा। समझ में आ गई। यानी कि अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जो लगभग एशिया के देशों को कनेक्ट करके रखता है। नंबर 1 बात तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें रिलेशन मिल गए कि हमारे रिलेशन थे। बेटा इसके बाद हम आते हैं थोड़े से मिडाइवल हिस्ट्री में, और मिडाइवल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि अफगानिस्तान से बहुत से लोगों ने भारत पे अटैक किया, जिनमें हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आया, अफगानिस्तान के रूट से आया। हमने देखा उसके बाद गजनी आया, गजनी के बाद हमने देखा गोरी आया, गोरी के बाद हमने देखा मुगल आए। यानी कि ये लोग फरगना से आ रहे हैं, वो भी एरिया किसका था, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का ये सेंटर था फरगना।
तो ये सारे के सारे लोग मिडाइवल हिस्ट्री में कहां से आ रहे थे? अफगानिस्तान से आ रहे थे। बेटा आज जो भारत में मोमडन है, मुस्लिम है, वो क्या है? कन्वर्टेड मुस्लिम है। और कन्वर्टेड मुस्लिम है तो इनका रूट भी कहां से चलता आ रहा था? अफगानिस्तान से। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि आज भी इनका दिल किसके लिए धड़कता है? अफगानिस्तान के रिलेशन के लिए धड़कता है कि वहां पे कौन थे? हमारे पूर्वज थे। बात समझ में आई? यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में भी हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे थे। बेटा थोड़ा सा और एंशिएंट हिस्ट्री में वापस चलते हैं। जब अलेक्जेंडर आया, सिकंदर आया, तो सिकंदर ने सिंधु नदी तक का एरिया जीता। सिकंदर तो मर गया और सिकंदर के बाद आ गया सेल्यूकस, उसका कमांडर, और सेल्यूकस की लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया 305 BC, 305 ईसा पूर्व। और जब हराया तो अफगानिस्तान, हेरात, मकरान, कंधार, ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया? हमारे कंट्रोल में, जिसको आज आप बोलते हो अखंड भारत। यानी कि मौर्य डायनेस्टी में भी ये एरिया किसके कंट्रोल में रहा? हमारे कंट्रोल में रहा। बेटा आप महाभारत पढ़ते होंगे, आपने जरूर महाभारत टीवी सीरियल में देखी है या पढ़ी है। तो हमारे यहां पे 16 महाजनपद हुए, जिनकी मैं हिस्ट्री में बात भी करूंगा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नेम था गांधार। आपको याद रहेगा? गांधार, जिसकी वजह से पूरा महाभारत भी हुआ। बेटा गांधार नरेश शुकनी, याद करो, शुकनी, मामा शुकनी। तो गांधार जो महाजनपद था वो एक्चुअल में कहां पे था? अफगानिस्तान में था। तो इसका मतलब जो 16 महाजनपद हमारे थे उनमें से एक महाजनपद कहां पे होता था? अफगानिस्तान में। यानी कि अफगानिस्तान कोई और एरिया नहीं है, अफगानिस्तान एक्चुअल में भारत का ही क्या था? एक पार्ट था, अखंड भारत का एक पार्ट मिलता है। जिस प्रकार मैं म्यांमार की बात करूंगा तो म्यांमार भी हमारा ही था। आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है? तो अफगानिस्तान के साथ हमें रिलेशन मिल गए, एंशिएंट हिस्ट्री में मिल गए, मिडाइवल हिस्ट्री में मिल गए। फिर आती है बेटा मॉडर्न की बात। तो मॉडर्न की बात आई तो मॉडर्न में आए बेटा महाराजा रंजीत सिंह। और जब महाराजा रंजीत सिंह इस पंजाब के एरिया को कंट्रोल करते हैं, पंजाब के हिस्से पे राज कर रहे थे, तो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। और अटैक किया और अफगानिस्तान के बड़े एरिया को उन्होंने, इस वाले एरिया को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। लंबे समय तक ये टेरिटरी पंजाब के अधीन रही। लेकिन बेटा रंजीत सिंह के मरने के बाद में आ गए अंग्रेज, अंग्रेजों ने पंजाब को कवर कर लिया। और अंग्रेजों की लड़ाई लगी किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड की 1838 से लेके 1843 में लड़ाई लगी। और बेटा अफगानिस्तान में अंग्रेज बुरी तरह हारे, बुरी तरह हारे। और फिर उन्होंने अफगानिस्तान का आरोप लगाया सिंध के ऊपर और सिंध को खा गए। तो अफगानिस्तान में अंग्रेज भी सक्सेसफुल नहीं हुए। यानी कि अब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं भाई? कोई भी राजा यहां पे लंबे समय तक रूल क्यों नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत ये बेटा, रूल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का सारा इलाका क्या है? पहाड़ी इलाका है, आपको याद रखना है। और पहाड़ी इलाका है तो इसमें फेमस चीजें क्या है? आपने जरूर सुना होगा कि रेतियां दे विच बगदादी लुकदा, देखो डरोन को कितना चर बसदा। सुना है कभी आपने? सॉन्ग सुना है बब्बू मान का? यानी कि ये जो आतंकवादी होते थे ये कहां घुस जाते थे? तोरा बोरा की पहाड़ियों में। यहाँ पे बड़ी फेमस है तोरा बोरा, कभी सुनोगे आप जरूर किसी मूवी में या किसी सॉन्ग में। यानी कि अफगानिस्तान सारा का सारा क्या है? माउंटेन वाला देश है, घाटियों से घिरा हुआ देश है। 20 साल तक ये आतंकवादी गुफाओं में घुसे रहे और 20 साल बाद आके निकल के बाहर अमेरिका को पीट दिया। अभी तो अमेरिका की एंट्री करवाएंगे ना हम बेटा। तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेज भी यहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अंग्रेज सक्सेसफुल नहीं हुए तो अंग्रेजों ने एक बड़ी अच्छी नीति अपनाई। यहां पे अंग्रेजों ने कहा कि यहां पे राजा उसको बनाओ जो जनसंख्या में जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो। आप बात को समझो, अगर भारत में आज हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और अमेरिका कहे कि भारत का प्रधानमंत्री बना दो किसी मुस्लिम को, और अगर किसी मुस्लिम को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो उसे अमेरिका की हमेशा क्या रहेगी? जरूरत रहेगी। क्योंकि अगर उसे प्रधानमंत्री बन के रहना है तो उसे एक्सटर्नल पावर की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। यानी कि बाहर की कंट्री क्या करती रहेगी? इंटरफेयर करती रहेगी। बेटा अंग्रेजों ने यही पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए अपनाई।
अफगानिस्तान में कुछ ग्रुप काम करते थे। ग्रुप का मतलब छोटी छोटी जनजातियां थी, ये कभी लोग एक नहीं हुए, जिनमें मैं लिखाऊंगा ताजिक था या फिर उज्बेक थे या खरखानिद थे या उमेद थे, इस टाइप की जातियां थी यहाँ पे। यानी कि लोग क्या पार्टों में बटे हुए, कोई 8% है, कोई 10% है, कोई 5% है, लेकिन ये सारे लोग यूनिटी में नहीं रहते थे। ये ग्रुप अपने अपने एरिया में हावी था। जिस प्रकार मान लो कोई ग्रुप काबुल में हावी है, कोई डेलाराम में हावी है, कोई गांधार में हावी है, कोई अगर हम बात करें हेरात में हावी है। इस प्रकार ये ग्रुप क्या करते थे, अपने अपने एरिया को रूल करते रहते थे। अब अफगानिस्तान में शाह सुजा की सरकार आई अंग्रेजों से सपोर्ट लेके, और जब अंग्रेजों से सपोर्ट लेके सरकार आई तो सरकार को लोगों का समर्थन नहीं था, सरकार को किसका समर्थन था, अंग्रेजों का समर्थन था। जिस प्रकार भारत में राजा बनाए गए उनको बोला जाता था पपिट किंग, यानी कि यहां पे क्या बैठा दिया अंग्रेजों ने, पपिट किंग। बेटा 1950 आया, 1950 आया, और 1950 तक अंग्रेज एशिया से निकल चुके थे, यानी कि म्यांमार को भी छोड़ दिया, इंडिया को भी छोड़ दिया, श्रीलंका को भी छोड़ दिया और अफगानिस्तान को भी छोड़ के वो लोग निकल चुके थे। 1950 का जब दौर आया तो पहली बार अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन स्थापित हुए, यानी कि इससे पहले मॉडर्न रिलेशन अफगानिस्तान के साथ हमारे नहीं थे। जो रिलेशन थे वो किसके थे, ब्रिटिशर के थे, अंग्रेजों के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अफगानिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में ओपन करवाई, और हमारी एम्बेसी कहां पे ओपन हुई, अफगानिस्तान में। कब बेटा, 1950 में, 1950 में। 1950 में यह डिसीजन हुआ कि जब पीओके आएगा तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर शेयरिंग करेंगे, यानी कि पीओके जब भारत में ले लिया जाएगा तो फिर हमारा बॉर्डर शेयरिंग डायरेक्ट हो जाएगा और हम एक रूट यहां से निकालेंगे और ऐसे करके अफगानिस्तान में एंट्री कर लेंगे। लेकिन बेटा पीओके आज तक आया नहीं, तो आज तक ये रूट हमारा ओपन भी नहीं हुआ। 1950 में संबंध बन गए। अब हमारा अफगानिस्तान के साथ निरंतर ट्रेड होता रहा। बेटा ट्रेड तो चल पड़ा, लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मैंने बताया 1950 का दौर वो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होते ही रशिया ने बना लिया परमाणु बम, एटम बम, 1949। और जैसे ही रशिया ने परमाणु बम बनाया तो चल पड़ा बेटा क्या, कोल्ड वॉर। ये दौर कब तक चलेगा, 1991। अब देखो, एक साइड तो अमेरिका के पास परमाणु बम है, एक साइड रशिया के पास परमाणु बम है। अमेरिका ज्यादातर देश जो आजाद हुए उनमें लाना चाहता था कैपिटलाइजेशन। अच्छा, आपको कैपिटलाइजेशन और सोशलिज्म का पता है या नहीं, पता है? यानी कि अमेरिका जितनी कंट्री आजाद हुई उनमें चाहता है कि कैपिटलाइजेशन आए, और कैपिटलाइजेशन आए तो वो उनके ट्रेड को भी इफेक्ट डालता रहे, दूसरा उनकी गवर्नमेंट को इफेक्ट डालता रहे। जिस प्रकार आज हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो बड़े इंडस्ट्रियल्स को ध्यान में रख के बनाएगी। जिस प्रकार अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, इनके अगेंस्ट कोई पॉलिसीज नहीं बना सकती, क्योंकि भाई देश की रीढ़ की हड्डी है ये। सबसे बड़ा क्या करते हैं, टैक्स पेयर है ये। तो बेटा अमेरिका चाहता था कि सारे देशों में क्या आ जाए, कैपिटलाइजेशन आ जाए। लेकिन रशिया इसके अगेंस्ट, रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री थी, रशिया चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में क्या आए, सोशलिज्म आए, यानी कि एक ही सरकार हो, सिंगल पार्टी रूल हो, पोलित ब्यूरो हो और वही डिसीजन ले। अमेरिका चाहता है कि डेमोक्रेसी हो, रशिया चाहता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए तो सबसे ज्यादा कंट्री आजाद कहां, देखो यूरोप तो कभी गुलाम था नहीं, गुलाम कौन है, अफ्रीका और एशिया। नई आजादी किसको मिली है, या तो अफ्रीका वाले नेशन को मिली है या एशिया वाले नेशन को मिली है। अब दोनों आ गए एशिया में, और दोनों जब एशिया में आए तो रशिया चाहता है कि अधिक से अधिक कंट्री यूएसएसआर में आ जाए, अमेरिका चाहता है अधिक से अधिक कंट्री किस में आ जाए, नाटो में आ जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएसआर का आपको पता है, सोवियत नेशन बोलते थे इनको, यानी कि 15 से 16 सोवियत नेशन में आ गए। अब बेटा हुआ क्या, मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, ये जो बॉर्डर लग रहा है ना, ये सारे चले गए सोवियत नेशन में। अब सोवियत नेशन में चले गए तो भारत और पाकिस्तान किस ओर जाए, समस्या क्रिएट हो गई। तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पे एक अलग ही पॉलिसी अपना दी, जिसको बोला जाता है नॉन अलाइंड गुट, कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे।
अब देखो बेटा, दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं, कोल्ड वार चल रही है। कुछ लोगों का मानना है या आज के लीडरों का मानना है कि हमें भी उस समय किसी ना किसी गुट में शामिल हो जाना चाहिए था, और अगर हो जाते तो हमारा डेवलपमेंट होता, अच्छा डेवलपमेंट होता। लेकिन हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, इसलिए भारत डेवलपमेंट करने में पिछड़ गया, क्योंकि हमें दोनों ही देश क्या देखते थे, शक की निगाहों से देखते थे। कोई हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। लेकिन बेटा पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा क्या उठाया, पाकिस्तान हो गया यूएस के संग में शामिल। अब भारत के लिए समस्या क्रिएट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, नाटो। अगर पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करेंगे तो कौन इंटरफेयर करेगा, नाटो। भारत के सामने समस्या। अब भारत का कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा। चाइना के साथ तिब्बत को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी इस समय तक। 1959 का टाइम है, चाइना तिब्बत को हड़प गया। तिब्बत को हड़प गया तो चाइना डायरेक्ट हमारी बॉर्डर पे आ गया। चाइना सिक्किम को भी अपना पार्ट मान रहा है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट मान रहा है। लेकिन चाइना कौन से खेमे में है, चाइना है रशिया के खेमे में, यूएसएसआर के खेमे में। अब देखो यहां पे यूएसएसआर बैठा है, और इधर जो ताइवान या जापान या फिर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो लग रहा है, यहां पे बैठा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब यूएस। चाइना इस एरिया में अब अपना प्रभाव जमाना चाहता है, लेकिन वो प्रभाव जमाएगा कैसे, रशिया को लेके, क्योंकि कम्युनिस्ट को पैदा करने वाली कंट्री कौन सी है, रशिया। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो बेटा चाइना ने रशिया की सपोर्ट लेके एक तो ताइवान वॉर स्टार्ट करवा दिया, एक वियतनाम वॉर स्टार्ट करवा दिया, यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म के बीच में दो लड़ाइयां लग गई, और दोनों देश दो हिस्सों में बट गए। आज भी आप देख रहे हो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। पहले दो ताइवान होते थे, लेकिन ताइवान में भी अमेरिका हार गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अभी हम अफगानिस्तान पे कवर करते हैं। हमने देखा कि यहां तक कौन आ चुका है, ऊपर यूएसएसआर आ चुका है, रशिया आ चुका है। इधर कौन आ चुका है, कैपिटलिस्ट, अमेरिका आ चुका है। अफगानिस्तान दो हाथियों के बीच में क्या बन गया, मैदान। यानी कि अब तक अफगानिस्तान सही था। अफगानिस्तान एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आता था, डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में। जब हम आजाद हुए तो अफगानिस्तान के पास संसाधन बहुत थे। ये ऊर्जा संसाधनों में बड़ा पावरफुल देश है, खनिज के मामले में बड़ा पावरफुल देश है ये। अब बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अगर यूएस ने इंटरफेयर कर लिया अफगानिस्तान में, तो यूएस की बॉर्डर किससे लग गई, यूएसएसआर से। बात समझो कि नाटो कहां पे आ गया, इस बॉर्डर पे। आज यूक्रेन की लड़ाई किस बात को लेके हो रही है, वही नाटो को लेके, और वही लड़ाई यहां पे हो रही है। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने कहा कि हमें अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना चाहिए, और रशिया ने यहां पे भेज दी अपनी फोर्स। देखो फोर्स भेजी, यहां पे कौन बैठा है, नाटो। मैंने पहले बता दिया आपको, रशिया ने अपनी फोर्स भेजी 1979 के दौर में, और 1989 तक रशिया यहां पे रहा। बेटा 10 साल के कार्यकाल में रशिया ने पूरी तरह इस एरिया को तबाह कर दिया। जो अफगानिस्तान डेवलप्ड नेशन बोला जाता था, उस अफगानिस्तान में खंडर के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। इस सोवियत नेशन ने जब वॉर किया तो बेटा 16 लाख लोग मारे गए, क्योंकि ये लोग यूएसएसआर का इंटरफेयर पसंद ही नहीं करते थे, और यूएसएसआर ने जबरदस्ती इनको क्या कर दिया, अपने इंटरफेयर के द्वारा दबा लिया। अब यूएसएसआर को बाहर करना है, और अगर यूएसएसआर को बाहर करना है तो अमेरिका भी चाहता था कि यूएसएसआर का प्रभाव आगे ना आए। दूसरा, इस समय तक बेटा भारत भी किस खेमे में चला गया, यूएसएसआर के। क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ जो दूसरी लड़ाई हुई, मैंने बताया, जो इंडिया ने बांग्लादेश को अलग करवाया, तो उस लड़ाई में हमारी 10 साल की ट्रीटी हो चुकी थी। हम भी यूएसएसआर के खेमे में। अब अमेरिका तो बीच में फंस गया पाकिस्तान वाले एरिया में। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बेटा कहा कि देखो हम डायरेक्ट लड़ेंगे तो फिर रशिया और हमारे बीच में लड़ाई लग जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट तो फोर्स लड़ेगी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे कुछ ग्रुप थे जिनमें तालिब, ताजिक, उज्बेक, खरखानिद, ऐसे कुछ ग्रुप थे। ग्रुप यानी कि जनजातियां थी।
उनको वेपन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, हथियार देना स्टार्ट कर दिया। और जब हथियार देना स्टार्ट किया तो उन्हें कहा कि तुम यूएसएसआर के सैनिकों को मारो और यहां से क्या करो, भगाओ। यानी कि लोगों के हाथ में अफगानिस्तान में हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका। अल कायदा को खड़ा कौन कर रहा है, अमेरिका। फिर उसी अल कायदा ने अमेरिका को धूल चटा दी। अब प्रॉब्लम कैसे होगा, प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि जब बड़े लेवल पे इसमें हथियार दिए गए लोगों को, तो इन लोगों ने रशियन फोर्सेस को पीटना स्टार्ट कर दिया। बेटा रशियन फोर्सेस इस समय तक, देखो ये वो समय है जब रशिया का कोल्ड वॉर भी अंत होने की ओर है, क्योंकि कम्युनिज्म का लोगों को जो दिखावा था वो अब क्या कर रहा है, डगमगा रहा है। लोगों को पता चल गया कि सोशलिज्म में कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट की ओर जाना पड़ेगा। और रशिया, यूएसएसआर भी अपने आप में टूटने वाला है, 1991 में तो टूट ही जाएगा। तो बेटा मिखाइल गार्बाचोव यहां पे थे जिन्होंने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया रशिया में, और रिफॉर्म करना स्टार्ट किया तो बेटा रशियन फोर्सेस भी अफगानिस्तान में पिटने लगी। और इन लोगों ने क्या किया, रशियन फोर्सेस को जबरदस्त पीटा, और फिर रशियन फोर्सेस यहां से निकल के वापस कहां पे चली गई, यूएसएसआर की फोर्स यूएसएसआर में चली गई। यानी कि जिस कंट्री की फोर्स थी वो वहां पे चली गई, और अफगानिस्तान से रशिया निकल गया। अब रशिया तो निकल गया अफगानिस्तान से, लेकिन जिन गुट को हथियार दिए गए, मैंने बताया ना, तालिब को दिए गए, खरखानिद को दिए गए, उज्बेक को दिए गए, अब वो गुट बोल रहे हैं कि पावर किसके कंट्रोल में रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी। और बेटा यहां पे पावर वैक्यूम पैदा हुआ, और पावर को लेके क्या हो गई, आपस में ही लड़ाई स्टार्ट हो गई। आपस में लड़ाई यानी कि ये सारे गुट आपस में लड़ पड़े। यहां पे तालिब बोल रहे हैं कि सरकार हम चलाएंगे, तालिब मतलब तालिबान आगे चल के, खरखानिद बोल रहे हैं सरकार हम चलाएंगे। लेकिन बेटा इनकी संख्या कितनी है, किसी की 5%, किसी की 7%, किसी की 12%, यानी कि सारे गुट आपस में लड़ पड़े। और अफगानिस्तान जो पीसफुल नेशन था वो अब किस में बदल गया, टेररिज्म की, आप समझ लो टेररिज्म की फैक्ट्री के रूप में बदल गया, क्योंकि बड़े लेवल पे हथियार यहां पे सप्लाई किए गए थे। अब बेटा यहां पे संघर्ष स्टार्ट हुआ तालिब लोगों का। रशिया निकल चुका है, रशिया निकलने के बाद यहां पे करवाया गया इलेक्शन नाटो फोर्सेस के द्वारा, और यहां पे सरकार बनी हामिद करजई की। आपको याद रखना है, हामिद करजई की सरकार आई। लेकिन बेटा 1996 आते आते, 1996 आते आते, इनमें एक ग्रुप था तालिब, तहरीके तालिबान, जिसका आज भी शासन है अफगानिस्तान में। वो इतना पावरफुल हुआ कि उसने सरकार को पीट दिया। सरकार को पीटा तो अब यहां पे सत्ता में 1996 में आ गया तालिबान। अब हुई हमारे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया कि कश्मीर के ऊपर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का। इतने दिन तक हमारे साथ अफगानिस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम क्या थे, भाई भाई, क्योंकि हम सहयोग करते थे अफगानिस्तान को हमेशा। लेकिन तालिबान ने सरकार में आते ही सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर मिलना चाहिए पाकिस्तान को। यानी कि अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट बोलने लगा। भाई अफगानिस्तान को खाने के लिए अनाज हम दे रहे हैं और वो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, तो हमारी सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेटा हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे थे अफगानिस्तान में इस समय तक। बात करूंगा मैं उनके, हबीबी स्कूल है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, सलमा डैम है, या फिर आगे बात करूं तो मैं मतलब इनका जो संसद भवन है वो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट है, डेलाराम टू गंधार का प्रोजेक्ट है, ये सारे काम हमारे चल रहे थे वहां पे। भाई तालिबान सरकार में आ गया, आतंकवादी ग्रुप है, वो प्रोजेक्ट थोड़ी ना चलने देगा भारत के। सारे प्रोजेक्ट खत्म कर दिए। $500 बिलियन का इन्वेस्ट था अफगानिस्तान में भारत का। यानी कि अगर अफगानिस्तान में किसी कंट्री ने सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया तो उसमें पहले नंबर पे कौन था, भारत। भारत का तो इन्वेस्टमेंट ही डूब गया। भारत की सरकार को लोग गाली देने लगे कि ये आपने किया क्या है। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने क्यों किया, जब वो देश ही शांत नहीं था, जिसमें डेमोक्रेसी ही नहीं थी, आपने उस देश में इन्वेस्टमेंट क्यों किया इतना बड़ा। मान लो आज हम श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और श्रीलंका में तख्ता पलट हो जाए, सेना आ जाए और सेना बोले कि नहीं हम तो आपको कंपनी नहीं चलाने देंगे यहाँ पे, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया ना। जितना पैसा लगाया वो तो निकल गया, आपका बेकार चला गया।
तो बेटा जब भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। सरकार ये बात बोले कि अगर कभी देश में कोई गड़बड़ हुई फिर भी हम आपको आपका पैसा लौटाएंगे, लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है। अब बेटा तालिबान सत्ता में आया तो तालिबान ने वहां पे अपने ही रूल लागू कर दिए। तालिबान ने कहा कि हमारा शासन चलेगा। अच्छा पहले क्या है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है तो कुरान हदीस का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अब तालिबान ने सत्ता पलटी तो तालिबान ने बोल दिया कि हमारा सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलेगा, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग चलेगा। और कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग मतलब कि हर महिला को बुर्के में रहना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन जो कुरान और हदीस में दिए गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। हलाल मतलब अलग अलग टाइप की हलाला वगैरह या फिर ये सारी चीजें वहां पे अब अफगानिस्तान में चल पड़ी, जो कि अफगानिस्तान में पहले नहीं थी। बेटा पूरी तरह अफगानिस्तान को इस्लामिक नेशन में इन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया तालिबानी लोगों ने। अब बेटा यहां पे जो सबसे बड़ा ग्रुप था, मैंने बताया तालिब, उसी तालिब ग्रुप से निकला अल कायदा ग्रुप। अब अल कायदा ग्रुप क्यों निकल रहा है, अब देखो बेटा हुआ क्या, जब 1996 में तालिबान सत्ता में आ रहा है और जब यूएसएसआर इस अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा था तो इन्हें हथियारों की सप्लाई देने के लिए, तालिब ग्रुप को सप्लाई देने के लिए अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को चुना कि भाई हथियारों की सप्लाई अफगानिस्तान में करेंगे तो किससे करेंगे, पाकिस्तान से, क्योंकि ईरान तो कौन से गुट में है, यूएसएसआर के गुट में है। तो एकमात्र रास्ता किसका है आपके पास, पाकिस्तान का। इधर चाइना भी किस गुट में, यूएसएसआर के गुट में। तो इन्होंने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान को बड़ी सहायता दी, इन्होंने बड़ा पैसा दिया। और वही पैसा भारत में किसके लिए यूज होता रहा, आतंकवाद के लिए। हम हमेशा रोते रहे कि आप पाकिस्तान को पैसा मत दो मत दो, लेकिन अमेरिका ने दिया, खूब पैसा दिया। पाकिस्तान ने कहा आपको जो यूज करना है पाकिस्तान के संसाधन यूज कर लो, रोड यूज कर लो, ट्रक यूज कर लो, बसें यूज कर लो, पोर्ट यूज कर लो। बेटा ये लोग यहां पे कराची के पोर्ट पे उतरते अमेरिका वाले, और कराची के पोर्ट से सीधे कहां पे एंट्री कर लेते, अफगानिस्तान में एंट्री कर लेते। अब हमारे लिए यह समस्या थी कि ये पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका यहां पे जो हथियारों की सप्लाई कर रहा है वो वेपन बाद में किसके खिलाफ यूज किए जाएंगे, हमारे खिलाफ यूज किए जाएंगे। और वही हुआ, जो पाकिस्तान में वेपन गए उन वेपन, वो सेम वेपन किसके पास मिलते थे, हमारे यहां पे ये जो ग्रुप थे इनके पास मिलते थे। जिस प्रकार लश्कर ए तैयबा हो गया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गई, इनके जो लीडर थे उनके पास वही वेपन मिलते जो वेपन अफगानिस्तान की लड़ाई में यूज किए गए थे जब इनको सरेंडर करवाते। यानी कि वो आतंकवादियों वाले वेपन कहां पे आ रहे हैं, कश्मीर में। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब बेटा हुआ क्या, जब ये वेपन बड़े लेवल पे सप्लाई किया जा रहा है ना, तो अल शबाब ग्रुप जो तालिब से निकल रहा है, उस ग्रुप में एक लीडर था, यानी कि एक अच्छा मतलब इंजीनियर का लड़का था, ऐसा नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, जिसका नेम है ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, एक अमीर बाप की औलाद थी। यानी कि इसका बाप कॉन्ट्रैक्टर था, बड़े बड़े रोड बनाता था। सऊदी अरेबिया के ये लोग थे, सऊदी अरेबिया के बसिंदे थे। सऊदी अरेबिया में अमेरिका का इंटरफेयर था, यानी कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के गुट में था, कैपिटलिस्ट के गुट में। घटना क्या हुई बेटा, एक इंसिडेंट हुआ ओसामा बिन लादेन के साथ। ओसामा बिन लादेन ने देखा कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है बड़े लेवल पे मुस्लिम लड़कियों की सप्लाई कर रही है अमेरिकी सैनिकों के लिए। देखो इस्लाम में बोला गया है कि लड़कियां मतलब किसी और जाति को देना या और को देना हराम है। बात समझ रहे हो आप। मैंने बताया अफगानिस्तान में कौन सा शासन है, इस्लामिक शासन। बड़े लेवल पे लड़कियां दी गई सऊदी अरेबिया के द्वारा अमेरिका के सैनिकों को, और जब ये सैनिकों को लड़कियां सप्लाई की गई तो ये चीज ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं आई। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी सरकार से कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि भाई बड़ा बिजनेसमैन है। सऊदी सरकार ने कहा आप अपना काम कीजिए, रोड का काम है आपका, कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए, अमेरिका के साथ संबंध गवर्नमेंट के हैं, आपके नहीं। बेटा ये बंदा उसी दिन वहां से काम छोड़ देता है और कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, तालिब ग्रुप।
तालिब ग्रुप में ये आगे बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा लीडर बन गया। अच्छा, इस बंदे ने कहा जाता है कि इस बंदे के 106 बच्चे थे, मतलब इतनी शादियां कर रखी थी। अब ये तालिब ग्रुप में इतना बड़ा हुआ कि इसने अपना एक अलग ही ग्रुप बना दिया जिसका नेम था अल कायदा। यानी कि अब अफगानिस्तान में कौन सा ग्रुप काम कर रहा है? अल कायदा, जो पावर में था। बेटा अल कायदा ग्रुप पावर में था और अल कायदा ने एक घटना कर दी, एक बड़ी मतलब खराब काम कर दिया अल कायदा ग्रुप ने। अल कायदा ने अमेरिका में 4 जहाज हाईजैक किए। 4 में से एक हवाई जहाज तो वैसे ही गिर गया क्योंकि उसको पायलट वगैरह ने मतलब वो अटैक कर दिया उनके ऊपर जो इसको हाईजैक कर रहे थे आतंकवादी। लेकिन 3 जहाज जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए और एक को गिराना था इनको वॉशिंगटन डीसी के, मतलब जो वॉशिंगटन डीसी जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं हम, राष्ट्रपति भवन के ऊपर गिराना था, लेकिन उनको लोकेशन सही मिली नहीं, इसलिए वो रास्ते में क्या हो गया, गिर गया। बेटा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो है कि अगर उसके ऊपर हमला हो तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या कर जाती है, गिर जाती है। 9/11 जिसको आप बड़े मतलब वो बरसी भी मनाते हैं अमेरिका वाले, 9/11/2001 को अल कायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने अपने 20 लोगों को भेजा जिनको कहा गया कि जाके आप हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग लो। उनके बाकायदा पासपोर्ट बनाए गए, उनके नाम बदले गए कि वो क्रिश्चियन है, उन्होंने ट्रेनिंग लिया और लास्ट में उन्होंने हवाई जहाज हाईजैक किए और किस पे हमला कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। अब देखो मजे वाली बात, अल कायदा को पैदा करने वाला कौन था, अमेरिका। तालिब को हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका। उन्हीं हथियारों के दम पे उन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही घंटे में 3500 लोग मारे गए। एक्चुअल में हुआ क्या बेटा कि जिस बिल्डिंग से हवाई जहाज टकराया, जिस माले से हवाई जहाज टकराया, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी स्टील के पिलरों पे खड़ी की गई थी और स्टील के पिलर जैसे जैसे हीट बढ़ती गई वैसे वैसे पिघलते गए और पूरी बिल्डिंग ही देखते मलबे में बदल गई। जितने लोग थे लगभग सारे मारे गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए 102वीं मंजिल, 108वीं मंजिल उससे नीचे कूद रहे थे और वो नीचे कूदने की वजह से मर गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और जब तक सरकार को समझ में आता तब तक अल कायदा ने ये बात कह दी कि ये ऑपरेशन किसने करवाया है, हमने करवाया है। अमेरिका की तो जमीन ही खिसक गई पैरों के नीचे से कि इसको खड़ा ही हमने किया और आज हमें ही पीट रहा है। समस्या हो गई। जिस प्रकार रेड कॉरिडोर में हमारे लिए समस्या है नक्सलिज्म, माओइज्म, मुक्ति वाहिनी को हथियार किसने दिए, हम ही ने। आज वही हथियार किसके खिलाफ यूज हो रहा है, हमारे खिलाफ। सरकार बोले क्या, गलती तो सरकार ने की है। सरकार तो कहेगी इसको नक्सलिज्म है, ये आतंक, ये टेररिज्म है। बेटा अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कसम खाई कि हम अफगानिस्तान से तालिबान को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इनको तो मौका चाहिए था। ऊपर मैंने बताया रशिया का इंटरफेयर है ऊपर। 2001 में यूएसए के 30,000, नाटो के 30,000 सैनिक घुस गए अफगानिस्तान में और जब तक 2002 आया बेटा ये पूरे अफगानिस्तान में फैल गए। 1 लाख आतंकवादियों को इन्होंने मार दिया। लेकिन इन्हें ओसामा बिन लादेन नहीं मिला जो इस ग्रुप का मेन लीडर था। मैंने बताया ना, मेन लीडर। अब मेन लीडर अफगानिस्तान में थोड़ी ना रहेगा, वो तो अपने आकाओं के पास रहेगा। और आका कौन, पाकिस्तान। अब देखो ये हथियार ले जाए जा रहे हैं, वो कौन से रूट से ले जाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से। बड़ा पैसा किसे मिल रहा है, पाकिस्तान को। अमेरिका पाकिस्तान दोनों क्या है, भाई भाई उस समय। और ओसामा बिन लादेन को ये लगा कि देख हर जगह मुझे अमेरिका ढूंढेगा, लेकिन अमेरिका मुझे कहां नहीं ढूंढेगा, पाकिस्तान में नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही काम कर रहा है ना। अब जाके ओसामा बिन लादेन बैठ गया एबटाबाद में। एबटाबाद जो आप ये समझ लो इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर की, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है और सेफ हाउस माना जाता है, मिलिट्री जोन है पूरा का पूरा एबटाबाद। वहां पे एक बिल्डिंग में आराम से जाके जीवन जी रहा है
अमेरिका के इतने लोग मार दिए, आराम से जीवन जी रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं। 3-4 बीवी रख रखी थी यहाँ पे अलग से। अब बेटा लंबा टाइम बीत गया, अमेरिका बेचारा फ्रस्ट्रेटेड होता रहा यहाँ पे, उसको खोजता रहा, और अमेरिका के भी 2300 सैनिक मारे गए इस युद्ध में। 2011-12 जब तक आया तो 2300 सैनिक अमेरिका के मारे गए, और कुल मिला के 1200 सैनिक और नाटो फोर्सेस। मैंने बताया ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी कंट्रियों के सैनिक रहते हैं इसमें, 30+, तो टोटल 3500 सैनिक यहां पे मारे गए। बेटा अमेरिका का अगर एक भी सैनिक मारा जाता है ना तो पूरे वर्ल्ड में भूचाल आ जाता है। यानी कि अमेरिका ऐसे नहीं है कि 2 शहीद हो गए, 3 शहीद हो गए हमारी वाली तरह कि और भर्ती कर लेंगे। वहां पे एक मर गया ना तो अमेरिका 10 मारता है। अमेरिका के 2300 सैनिक मारे गए यार, और अमेरिका ने इस युद्ध में $7 लाख बिलियन का खर्च भी कर दिया। इतना बड़ा पैसा लग गया अमेरिका कि अमेरिका की जीडीपी का 10% पैसा कहां पे जा रहा था, इस लड़ाई में जा रहा था। समस्या क्रिएट हो गई भाई। बेटा अब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढना स्टार्ट किया पाकिस्तान में। अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान छान मारा, लेकिन ओसामा बिन लादेन उसे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो उसने कहा कि तालिबान तो खत्म हो गया, क्योंकि तालिबान के लगभग लड़ाके मार दिए गए, और जो बाकी बचे ना वो बड़े हरामी लोग थे, मतलब जो लीडर लोग थे। वो क्या कर गए, वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में घुस गए। एक बड़ी फेमस पहाड़ी है यहाँ पे, तोरा बोरा। तोरा बोरा ऐसा इलाका है बेटा जहाँ पे ओपियम का मतलब ट्रेड होता है, बात करूंगा मैं उसकी भी। यानी कि अफगानिस्तान के पास पैसा कहाँ से आता है, यहाँ पे गेहूं चावल नहीं होता, यहाँ पे अफीम उपजाई जाती है और वो हमारे पास भेज दी जाती है। इसीलिए अफगानिस्तान आज हमारे लिए कैंसर भी बना हुआ है। तो बेटा ये लोग घुस गए तोरा बोरा की पहाड़ियों में, और जब तोरा बोरा की पहाड़ियों में घुस गए तो 20 साल तक इन्होंने इंतजार किया कि कब अमेरिका वापस जाए और कब हम दोबारा से सत्ता पे काबिज हो। अमेरिका ने सरकार बना दी हामिद करजई की 2004 में, दोबारा इलेक्शन करवाया। इलेक्शन क्या था, वैसे ही मतलब कहा कि हामिद करजई है, 2-4 बूथ रख के लोगों को कहा डाल दो वोट, एक ही लीडर था वही जीत गया और अपनी समर्थित सरकार इन्होंने बैठा दी। हामिद करजई 2004 में सत्ता में आ गए, सत्ता में आगे लड़ाई चलती रही। अब हामिद करजई के साथ भारत ने फिर से रिलेशन स्थापित किए, लेकिन बेटा इसी बीच में हमारे साथ एक इंसिडेंट भी घटा था, IC 814। आपको ध्यान रखना है कि भारत के साथ तालिबान ने क्या किया। IC 814 हमारा विमान था जो नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। कश्मीर के कुछ लड़ाकों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। कहां से? नेपाल के काठमांडू से हाईजैक करके पहले ये ले आए अमृतसर, और अमृतसर से ये लेके गए उसको लाहौर। लेकिन लाहौर पाकिस्तान ने उतरने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कहा ये सारा आरोप किसके ऊपर आ जाएगा, मेरे ऊपर। तो इन लोगों को एक सेफ जोन लगा कांधार, क्योंकि तालिबान क्या था, आतंकवादी वाला देश। ले गए कांधार, और फिर बेटा इस कांधार यानी कि इस विमान हाईजैक के, इसको बोला जाता है कांधार हाईजैक। इस विमान हाईजैक के बदले में हमने 5 बड़े आतंकवादी छोड़े। किसके? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, आजाद कश्मीर के, जो आजाद कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अल शबाब के। यानी कि ये आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में, आपने नाम सुना होगा ना, हाफिज सईद। वो हाफिज सईद इसी कंधार हाईजैक के बदले हमने छोड़ा था। पहले कुत्ते की तरह जेल में भर रखा था उसको, और फिर इसके बदले में हमने छोड़ा, और आज वो सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट, सबसे ज्यादा आतंकवादी किस ओर भेजता है? भारत की ओर भेजता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अब छोड़ना पड़ गया क्योंकि हमारे उसमें यात्री थे। बेटा कंधार हाईजैक को हमने आतंकवादियों को छोड़ के, उनको रिलीज करके और विमान को वापस ले आए, यात्रियों को सकुशल वापस ले आए। 1-2 इंजर्ड हुए लेकिन वापस ले आए। वापस ले आए तो तालिबान के साथ संबंध तो हमारे खराब होने ही थे। भाई हमारा ही आप हवाई जहाज हाईजैक कर रहे हो, कश्मीर के लोगों को हथियार दे रहे हो, वो हथियार हमारी आर्मी के ऊपर यूज हो रहे हैं। तो बेटा तालिबान के साथ हमारे संबंध पूरी तरह खराब हो गए। अब कोई संबंध नहीं था अफगानिस्तान के साथ।
लेकिन 2004 में जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हामिद करजई की, तो हमारे संबंध फिर से किसके साथ स्टार्ट हो गए? अफगानिस्तान के साथ स्टार्ट हो गए। अब अफगानिस्तान के साथ संबंध स्टार्ट हुए तो जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 की यात्रा पे गए अफगानिस्तान में, अच्छा इस समय तक हामिद करजई है वहां पे, अभी तालिबान आया है, तो मोदी जी गए, रशिया से आते हुए काबुल गए, तो उन्होंने 3 रशिया के हेलीकॉप्टर चोपर भी अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिए, MI-35। अब मजे वाली बात देखो, आज वो उड़ा रहा है तालिबान। यानी कि गलतियां सरकार से हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कहा ना नेकबर कैसे होने चाहिए, नेकबर के साथ अच्छे रिलेशन करो, चाहे कैसे भी करो। मोदी जी वहां पे गए और ऑफर में उन्हें 3 हेलीकॉप्टर दे आए। आज वही हेलीकॉप्टर वो किसके लिए यूज करते हैं? आतंकवादी गतिविधियों के लिए। चलो वो सरकार की बेइज्जती होगी, वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हाईजैक के बाद हमारे रिलेशन फिर से खराब हुए और फिर दोबारा से हमने रिलेशन सही करने की कोशिश की, तो हामिद करजई की सरकार आ गई और सरकार आने के बाद हमने वहां पे कुछ ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन जिस प्रकार हबीबी स्कूल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सलमा डैम प्रोजेक्ट, डेलाराम कंधार प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, चाहाबार पोर्ट प्रोजेक्ट, चाहाबार पोर्ट। हमने कहा कि भाई अफगानिस्तान में ऐसे तो एंट्री हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, यहां से जाते ईरान, ईरान में एक जगह है चाहाबार, हमने ईरान के चाहाबार में एक पोर्ट बनाया और पोर्ट बना के चाहाबार से हमने एंट्री की अफगानिस्तान के डेलाराम में, और डेलाराम से फिर ये घूमता रहता है बेटा, इसको बना दिया रिंग रोड, यानी कि पूरे अफगानिस्तान में एक रिंग रोड चलता है, डेलाराम, कंधार, काबुल, हेरात, इस टाइप से घूम के आता है वो रिंग रोड। ये रिंग रोड प्रोजेक्ट किसने बनाया था? हम ही ने बनाया था वहां पे, यानी कि पूरा का पूरा खर्च किसका लग रहा है? हमारा लग रहा है। सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली कंट्री भारत है वहां पे। ये पैसा अपने लोगों के लिए लगाया जाता तो हो सकता था कुछ और फर्क पड़ता है यहाँ पे, लेकिन हमने कहां पे लगाया? अफगानिस्तान में। अब बेटा ये प्रोजेक्ट भी वहां पे चला रहे हैं, यानी कि लोगों के साथ संबंध कैसे कर रहे हैं? अच्छे संबंध कर रहे हैं। उनके बच्चों को हमने, स्टूडेंट को छात्रवृत्तियां दे दी, स्कॉलरशिप दे दी। हमने कहा कि आप यहां पे आके पढ़ो, हर साल 500 स्कॉलरशिप हम देते हैं उनके बच्चों को कि फ्री में आके पढ़ो। आज 14,000 बच्चे अफगानिस्तान के भारत में पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, तो वो लोग जब कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है तो सबसे सस्ती कंट्री कौन सी है? भारत। तो वो लोग कहां पे आ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी देते हैं। तो भारत उनका बड़ा सहयोगी है, लेकिन फिर भी तालिबान क्या है? आतंकवादी ग्रुप है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं बेटा हुआ क्या, जब 2014 का टाइम पीरियड आया, 2011 से 14 का, तो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की लोकेशन मिल गई और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पे क्या कर दिया? अटैक किया, ओसामा बिन लादेन मारा गया। यहां तक तो चीजें थी ठीक, क्योंकि अमेरिका की फोर्स क्या कर रही थी? वहां पे काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही ओसामा बिन लादेन मारा गया, अमेरिका ने दोगलापन दिखा दिया अपना। अमेरिका ने कहा अब मेरा अफगानिस्तान में क्या काम है, मैंने तो अपना बदला ले लिया, मैं तो यहां से जाऊंगा। भाई तुम जाओगे और हमारा $500 बिलियन आपने लगवा दिया कह के कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका पड़ोसी देश है, संबंध अच्छे होंगे, तो इन प्रोजेक्ट की सुरक्षा कौन करेगा? भाई नाटो फोर्सेस तो निकल गई ना। जब तक नाटो फोर्सेस थी तालिबान हावी नहीं था, तालिबान कुछ नहीं उखाड़ सकता था हमारा। लेकिन अब तालिबान आएगा तो फिर वो क्या करेगा? भारत के प्रोजेक्टों के ऊपर अटैक करेगा, प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे? अनसक्सेसफुल। तो नाटो फोर्सेस ने 2014 से वापसी स्टार्ट कर दी, लेकिन नाटो फोर्सेस ने एक बात कही कि हम 13,500 सैनिक रखेंगे यहां पे, और वो सैनिक क्या करेंगे बेटा? वो सैनिक अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षण देंगे। यानी कि हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन अफगानिस्तान के लोग करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान के लोग ही अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। तालिब ग्रुप किसका? अफगानिस्तान। सेना किसकी? अफगानिस्तान की। यानी कि ये लोग आपस में लड़े, हम इनको प्रशिक्षण देंगे। अब बेटा रशिया को मौका मिला, रशिया ने कहा कि भाई अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। उस समय अमेरिका ने मेरे खिलाफ हथियार दिए थे, अब तालिबान को हथियारों की सप्लाई किसने स्टार्ट कर दी? रशिया ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि अमेरिका तो तालिबान को हथियार देगा नहीं। अब रशिया ने कहा हमारे यहां से 47 ले जाओ, आप मारो अमेरिका वालों को।
बेटा अमेरिका खूब बुरी तरह पिटा अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका की इज्जत बच गई कि ओसामा बिन लादेन मारा गया और उसकी वजह से अमेरिका को वहां से निकलने में थोड़ी सी आसानी हो गई। अमेरिका वहां से वापस हो गया और 2021 आया, 23 नवंबर 2021, तब तक अमेरिका की जो 13,500 की फोर्स थी वो भी वापस हो गई और पूरा का पूरा कंट्रोल किसको दे दिया? अफगानिस्तान की सरकार हामिद करजई को दे दिया। अब अफगानिस्तान की सरकार में इतना भ्रष्टाचार, मतलब आप छोड़ ही दो। मतलब वहां पे सेना की संख्या बताई जा रही थी 2.5 लाख, लेकिन वहां पे सेना थी ही नहीं। मतलब सेना 15 से 20 हजार, सैलरी कितने की जा रही है? 2.5 लाख की, लेकिन सैनिक काम ही नहीं कर रहे, यानी कि सेना सुना कुछ नहीं थी वहां पे। और बेटा तालिबान ने बिना लड़े, बिना खून खराबा किए दोबारा से हामिद करजई की सरकार को पलट दिया। हामिद करजई अपने चोपर में जितने पैसे रखे जाते थे रखे और भाग लिए अमेरिका की ओर, और वापस से 23 नवंबर 2021 वहां पे किसकी सरकार आ गई? तालिबान की। और अब वहां पे कौन सरकार चला रहा है? तालिबान। यानी कि अफगानिस्तान में कुछ समय तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फिर से पलट दिया किसने? तालिबान ने। अब बात आती है कि तालिबान के पास इतना पैसा कहां से आया यार? इतनी बड़ी अच्छा गवर्नमेंट, आज हम बात करें कि मोदी जी की सत्ता को पलट दे तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। हमें क्या चाहिएगा? वेपन्स चाहिए बड़े बड़े, या फिर रिसोर्सेज चाहिए, या फिर पैसा चाहिए, बड़ी मिलिट्री चाहिए। इतना पैसा कहां से आ गया? तो बेटा अफगानिस्तान में कुछ लोकेशन है। नंबर 1 बात कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा ओपियम प्रोडक्शन करता है, और ये ओपियम अफगानिस्तान के लोग नहीं खाते। ये ओपियम किस ओर भेज दी जाती है? इंडिया की ओर। यानी कि जो आज हमारी यंग जनरेशन झूमती रहती है ना, वो अफगानिस्तान के ऊपर झूमती है, ये समझ जाओ। यानी कि बड़े लेवल पे ड्रग्स की स्मगलिंग कौन करवाता है? अफगानिस्तान करवाता है। मैंने एक ट्रायंगल आपको म्यांमार वाला बताया था। जब म्यांमार को पढ़ेंगे इधर से भी होती है, लेकिन इधर से बड़े लेवल पे क्या आती है? ओपियम इंडिया में एंट्री करती है इलीगल। अच्छा ओपियम नहीं करती, ओपियम से हीरोइन बना ली जाती है और हीरोइन को यहां पे भेजा जाता है। ओपियम का मतलब ये समझ लो ओपियम का ऐसा वर्जन है, हाँ, जिससे कि आपको नशा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और जनरेशन क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। बेटा अब ये पैसा जब ड्रग्स इधर आया तो ये पैसा किधर गया? अफगानिस्तान की ओर। यानी कि यही उनके रीढ़ की हड्डी थी, किसके? तालिबान की, तहरीक तालिबान की। उनको ओपियम प्रोडक्शन से क्या मिलता था? बड़ा पैसा मिलता था। अफगानिस्तान में ऐसे नहीं है जिसने, अब मतलब कोई लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता था ओपियम लगाने का, जिसका मन करे वो ओपियम की खेती कर ले। भारत में तो क्या होता है? लाइसेंस लेना पड़ेगा ना आपको, सरकार देखेगी कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग अफीम की खेती करो। और बेटा ये अफीम पाकिस्तान आती, पाकिस्तान से ये अफीम भारत में भेज दी जाती, क्योंकि पाकिस्तान में तो ओपियम का प्रोडक्शन ही नहीं है। पाकिस्तान ओपियम कहाँ से ले रहा है? अफगानिस्तान से। और भारत में क्या करवा देता है? ड्रग्स का स्मगलिंग। तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स का स्मगलिंग। बेटा दूसरा, अफगानिस्तान का दूसरा प्रॉब्लम, अफगानिस्तान में अब ये तालिबान ग्रुप हावी है, और इसका दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि तालिबान है एक आतंकवादी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप। और आतंकवादी का आतंकवादी क्या होता है भाई? अब देखो, कश्मीर को तालिबान ये बात बोलता है कि कश्मीर में इस्लाम के लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और पाकिस्तान इस्लामिक नेशन है, इसलिए कश्मीर किसके साथ होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अब कश्मीर के बारे में तालिबान का यह स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? बहुत खराब है। अभी तक तालिबान को किसी ने मान्यता नहीं दी है, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना 2 ही देश है जिन्होंने मान्यता दी है कि तालिबान नाम का नेशन है, लेकिन हम अभी भी क्या मानते हैं? अफगानिस्तान मानते हैं उसको। तो बेटा ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि ये लोग कश्मीर को क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा मान रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में कुछ ग्रुप काम करते हैं, आतंकवादी ग्रुप, जिस प्रकार आपने सुन लिया सिम्मी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार आपने सुना तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, ठीक है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये सारे ग्रुप कश्मीर में काम करते हैं। फ्रीडम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का ग्रुप है एक, ठीक है, टाइगर इस्लामिक ग्रुप है एक,
ये सारे ग्रुप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये ग्रुप जब काम करते हैं तो इनको हथियार की सप्लाई कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हथियार कौन दे रहा है? अफगानिस्तान वाले। यानी कि जो अमेरिका के हथियार आए थे वो हथियार आज कहाँ पे यूज कर रहे हैं? ये कश्मीर में यूज कर रहे हैं। तो अवैध स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, ये भी हमारे लिए बड़ा कैंसर बना हुआ है। और वो हथियार हमारी फोर्स के मतलब सामने यूज होते हैं, और रोजाना हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि 1 से 2 लोग, 1 से 2 सोल्जर हमारे क्या हो जाते हैं? कश्मीर में शहीद हो जाते हैं। तो ये भी अफगानिस्तान हमारे लिए कैंसर बना हुआ है। बेटा तीसरा, अगर अफगानिस्तान में हमारा इंटरफेयर 0 हो गया तो इसकी बॉर्डर किसके साथ लग रही है? चाइना के साथ। और जैसे ही तालिबान आया तो सबसे पहले तालिबान को मान्यता देने वाला, गले लगाने वाला चाइना है। चाइना ने गले लगाया उसको, तालिबान को। भाई चाइना तालिबान को गले क्यों लगा रहा है? तालिबान तो टेररिस्ट ग्रुप है, और टेररिस्ट तो हर किसी का दुश्मन है। कोई हमारा अकेले थोड़ी ना है, अमेरिका का दुश्मन है, चाइना का दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है यार। तो टेररिस्ट को गले क्यों लगाया जा रहा है? ऐसा क्या रीजन है? बेटा देखो, चाइना को ट्रेड करने के लिए 3-4 रूट मिलते हैं चाइना को। या तो चाइना सी वाला रूट, वो अमेरिका एंट्री कर जाएगा जापान होके। दूसरा रूट वो मलक्का स्टेट होके, पाक स्टेट होके सेंट्रल एशिया में एंट्री करे। तीसरा रूट वो यहां से सीधा कहां निकले? काबुल निकले, ऊपर ऊपर। क्योंकि ये रूट किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? अफगानिस्तान के साथ। मैंने बताया अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है, और हार्ट ऑफ एशिया है तो वो तुर्कमेनिस्तान में भी एंट्री करेगा, कजाकिस्तान में भी एंट्री करेगा, ईरान में भी एंट्री करेगा, पाकिस्तान में भी एंट्री करेगा। यानी कि वो हर कंट्री में, सेंट्रल एशिया की कंट्री में क्या कर लेगा? एंट्री कर लेगा। बेटा दूसरा, चाइना हमारा भी दुश्मन है, हमारे साथ भी चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है। और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है तो चाइना बड़े लेवल पे तालिबान को क्या कर सकता है? हथियारों की सप्लाई कर सकता है। और जब ये बड़े लेवल पे हथियार उसे दिए जाएंगे तो वो हथियार किसके खिलाफ यूज होंगे? हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। यानी कि इंडिया को इस बॉर्डर पे भी वीक किया जा सकता है। देखो पहले ही हम पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे क्या है? कमजोर है। लड़ाई हो रही है ना हमारी रेगुलर, अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे फिर हम कमजोर हो जाएंगे। चाइना वाली पे वैसे ही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट है। तो हम देख रहे हैं कि चाइना इंटरफेयर कर रहा है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमें पाकिस्तान की सरकार के साथ कैसे, अफगानिस्तान की सरकार के साथ कैसे संबंध चाहिए? अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। मजबूरी है हमारी तालिबान के साथ संबंध बनाना। अभी तालिबान की कुछ ही समय पहले स्टेटमेंट आई है कि वो भारत में दिल्ली का जो एम्बेसी है वो ओपन करेगा। यानी कि भारत के साथ कैसे रिलेशन बनाएगा? अच्छे रिलेशन बनाएगा। लेकिन भारत ने ये बात कही है कि रिलेशन बनाने से पहले स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो कश्मीर का स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये आप चेंज कर, और फिर हम दोनों एक दूसरे का मिलकर क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। बेटा भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तालिबान की ओर। हुआ क्या कि 2023 में भूकंप आ गया, तालिबान की सरकार आई और भूकंप आ गया, वहां पे अर्थक्वेक आया तो 1000 लोग मारे गए अर्थक्वेक से। भाई पहले ही खंडर बन चुका है अफगानिस्तान, खाने के लिए कुछ है नहीं, अफीम उपजा रहे हैं, गेहूं है नहीं, खाएंगे क्या? लोग मर रहे थे भूख से। तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको मिलियन टन में अनाज भेजा। अब भारत ने अनाज भेजा तो भारत ने कहा कि अफगानिस्तान को कि यार तुम हमें पाकिस्तान से रास्ता दिलवा दो ताकि यहां से अनाज भेज देंगे, आसानी से चला जाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने कहा नहीं, मैं रास्ता नहीं दूंगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर से तालिब लोगों का विश्वास क्या हुआ है? कम हुआ है। कि इन लोगों ने मजबूरी में भी हमारा क्या उठाया? फायदा उठाया। फिर भारत ने बेटा वो अनाज यहां से चाहबार भेजा, और चाहबार से कहां एंट्री करवाया? पाकिस्तान में एंट्री करवाया, अफगानिस्तान में एंट्री करवाया। तो इससे वो अनाज गया तो महंगा, लेकिन उन लोगों को तो लगा ना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान उसी का दोस्त है जो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, बाकी पाकिस्तान किसी का भी दोस्त नहीं है। दूसरा बेटा, तालिब लोगों ने यानी कि तालिबान ने हमें कहा है कि जो भारत के प्रोजेक्ट चल रहे थे हम उनको सुरक्षा देंगे। यानी कि जो प्रोजेक्ट मैंने बताया, डेलाराम वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके साथ इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन चल रहा है, हबीबी स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा है, सलमा डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इन प्रोजेक्ट को डिफेंस देंगे, सुरक्षा देंगे, और आप इन प्रोजेक्ट को क्या करो? पूरा करो अफगानिस्तान में। तो कुल मिला के तालिबान की सरकार हमारे साथ कैसा संबंध चाहती है?
अच्छा संबंध चाहती है। लेकिन फिर भी बेटा, सांप तो सांप होता है, कभी भी डस लेगा। तो आतंकवादियों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तालिबान तो कह रहा है कि तुम ऐसे करो, ये गैस पाइपलाइन भी बिछा लो यहां से। भाई हमने गैस पाइपलाइन बिछा ली, $1 मिलियन खर्च कर दिया, मान लो कर दिया, तापी पाइपलाइन बिछा दी, $1 मिलियन खर्च हुआ। अब आपका मूड किया, मान लो भारत के किसी बंदे ने स्टेटमेंट गलत दे दी कि तालिबान गलत है, और आपका मूड खराब हो गया, आप क्या करोगे? आप तो कहोगे यही निकाल लेते हैं तेल। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। भाई हम भारत की जीडीपी को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे यार उसकी कमर की हड्डी। पाइपलाइन पे बहुत बड़ा पैसा लगेगा। तो हमने कहा ऐसे नहीं, एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आओ पहले, ताकि हम उसके ऊपर क्या कर सके? ट्रस्ट कर सके। तालिबान सरकार में आया, आते ही उन्होंने कह दिया कि कोई महिला किसी सर्विस सेक्टर में काम नहीं करेगी। यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट जो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में हुआ था, उसको उन्होंने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। अब उन्होंने कह दिया कि महिला बुर्का पहनेगी, महिला तालीम तो लेगी, यानी कि वो शिक्षा तो लेगी, लेकिन उसकी शिक्षा हायर एजुकेशन नहीं रहेगी। मतलब 5वीं 6ठी या 10वीं क्लास तक वो शिक्षा लेगी, उसके बाद वो शिक्षा नहीं लेगी। महिला जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, अगर उसे न्यूज पढ़ना भी है, जर्नलिस्ट का काम करना है, तो बुर्का पहन के पढ़ेगी। अब आधे लोग तो अंजना ओम कश्यप के चक्कर में न्यूज सुनते हैं ना, कौन सुनेगा न्यूज फिर? तो उन्होंने कह दिया कि बुर्का पहने, आंखें दिखाई दे। यानी कि जो महिला सशक्तिकरण की पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट कौन बात कर रहा है? तालिबान बात कर रहा है। भाई कौन महिला बुर्के में रहना चाहेगी सारा दिन? तो पूरी तरह उसने क्या कह दिया? बुर्के में रहो। बेटा दूसरा, तालिबान के संबंध पाकिस्तान के साथ निरंतर खराब होते जा रहे हैं। पहले तालिबान के संबंध बहुत अच्छे थे जब तक उनकी सरकार नहीं आई, और जैसे ही सरकार आई उन्हें पता चल गया कि अफगानिस्तान क्या है? सांप है। ये पाकिस्तान क्या है? सांप है। क्यों सांप है? क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अब सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सपोर्ट किस प्रकार करे? भाई पहले तो अमेरिका का पैसा आ रहा था, उठा के दे दिया पैसा, किसी और का पैसा किसी और को देने में क्या दिक्कत थी? अब पाकिस्तान खुद कटोरा लेके घूम रहा है, तो वो अफगानिस्तान को क्या देगा? जब अफगानिस्तान में भूकंप आया तो उन्होंने कहा कि अनाज दो, पाकिस्तान ने कहा यहां टमाटर 400 रुपए किलो चल रहा है और तुम्हें अनाज की पड़ी है, भाई तुम देखो तुम्हारा। अफगानिस्तान ने कहा यार तुम तो हमेशा हमारे साथ थे। बोला भाई पहले हम खुद तो बचे। तो अफगानिस्तान के लोगों का विश्वास पाकिस्तान पे क्या हो गया? खत्म हो गया। बेटा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो भारत के स्टेडियमों में काम करती है, यानी कि भारत के स्टेडियम दे रखे हैं हमने उनको, स्पेशल बनारस का स्टेडियम दे रखा है कि भाई यहां पे खेलो, प्रैक्टिस करो और यहीं से तुम मैच करो। अफगानिस्तान में कोई स्टेडियम नहीं है, टीम को प्रैक्टिस करने के लिए ही जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे तो यार वहां पे बच्चे यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी पता है ओपन देते हैं, छत छुत नहीं होता उनके ऊपर, रूम में नहीं देते, और उनके टीचर AK-47 लेके खड़े रहते हैं। मजाक नहीं है, कभी निकाल के देखना गूगल पे, टीचर AK-47 लेके स्कूल में जाते हैं कि पता नहीं कब बम ब्लास्ट हो जाए, कब कौन सा आतंकवादी आगे मार दे। तो कोई आता है उससे पहले ही वो ब्रस्ट मार देते हैं। ब्रस्ट मतलब कि वो लोड करके ही रखते हैं टीचर ही, ठीक है। सारी की सारी लड़ाकू ट्राइब है ना, जनजातियां हैं वहां पे, अभी भी एक दूसरे पे क्या करना चाहती है? कंट्रोल करना चाहती है। अभी बात करूंगा, उनको नोट डाउन करवाऊंगा आपको। तालिब हो गई, ताजिक हो गई, उज़्बेक हो गए, खरखानिद हो गए, इस टाइप की जातियां हैं, ठीक है। तो बेटा वहां का माहौल ही अलग है। ऐसे नहीं है कि आपको बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे जाए, एक ही बिल्डिंग है वहां पे बड़ी सी, वही भारत ने बनाई है, संसद भवन। बाकी कोई 3-4 मंजिला इमारत ही नहीं है भाई साहब के पास पूरे के पूरे अफगानिस्तान में। मिट्टी के ज्यादातर गांव तो पूरे के पूरे मिट्टी के घर बने हुए हैं, ज्यादातर मिट्टी के, पत्थरों के, इस टाइप के घर मिलेंगे आपको। तोरा बोरा की पहाड़ियों में तो लोगों ने नीचे गुफाएं बना रखी है, उनमें रहते हैं वो लोग। इतना गरीब नहीं था अफगानिस्तान। क्या कर देना चाहिए? गरीब देशों में ही शामिल है, 169 नंबर पे आता है वो।
यानी कि जो डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं उसमें 169 नंबर पे आता है अफगानिस्तान। वर्ल्ड के सबसे 15 देशों की सूची में अफगानिस्तान का नाम है। सबसे गरीब देश जो 15 देश है वर्ल्ड के, उनमें एक अफगानिस्तान भी है। लेकिन हमेशा अफगानिस्तान ऐसा नहीं था, कोहिनूर उसी से लेके आए थे हम, ठीक है? नहीं, वो हमारे से लेके गया था, फिर हम उससे लेके आए थे, ऐसे था, ठीक है? रंजीत सिंह छीन के लेके आया था कोहिनूर, रंजीत सिंह से अंग्रेज ले गए। समझ में आ गई? चलो उसकी बात नहीं करेंगे, वो हिस्ट्री का मैटर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान, अगर हमें सेंट्रल एशिया से ट्रेड बढ़ाना है तो अफगानिस्तान ऐसी लोकेशन पे है जिसके साथ हमें संबंध क्या करने पड़ेंगे, अच्छे करने पड़ेंगे। दूसरा, भारत की मजबूरी है भाई, भारत के पास ऊर्जा संसाधन नहीं है, और ऊर्जा संसाधन नहीं है तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा संसाधन चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज कहां से आ सकते हैं, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में एंट्री करने के लिए रास्ता कौन सा है, अफगानिस्तान, आसान रास्ता। तापी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो घर घर में गैस सिलेंडरों से थोड़ी ना जाएगी, पाइपें लगा देंगे सबके घर, जरूरत ही नहीं है, जितना मर्जी खाना पकाओ। ये सिलेंडर का जो चल रहा है कि 800 में मिल रहा है, 900 में मिल रहा है, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैस ही इतना हो जाएगा हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान कहता है मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, भारत को भी मारूंगा। बेटा दूसरा, अभी देखो वहां पे आतंकवादियों की, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप था, अमेरिका ने आज भी उसको मान्यता नहीं दी। अब इस टेररिस्ट ग्रुप के पास चॉपर भी आ गए, हवाई जहाज भी आ गए, एयरक्राफ्ट भी आ गए, और हो सकता है पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, किसी दिन रिलेशन इतने खराब हो वो कहे कि हमारे वाला परमाणु बम तुम ले जाओ, डाल दो ले जाके। ऐसी टेक्नोलॉजी भी तो लीक हो सकती है ना, क्योंकि बॉर्डर पे बैठा है। इसलिए ये दोनों ही देश हमारे लिए कैंसर है, हम सुरक्षित नहीं है। इसलिए सेंटर में गवर्नमेंट क्या चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए हमें, जो गवर्नमेंट क्या कर सके, इनके खिलाफ सही प्लान तैयार कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि नेकबर के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, हमेशा, ऑलवेज। आपके पड़ोस में जो रहता है ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वह दोस्त है तो वही दुश्मन भी है, क्योंकि आपकी सारी बातें वो दूसरे बंदे को बताएगा। आपकी क्या कमजोरी है, आप किस मामले में पावरफुल हो, कहां पे आप वीक हो, कहां पे अटैक करना चाहिए, ये सारी बातें कौन बताएगा, पड़ोसी तो बताएगा। इसलिए हमें नेकबर्स के ऊपर क्या रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए अपने नेकबर्स के ऊपर। तो अफगानिस्तान का हमने देखा। अच्छा, इसके कुछ मेन पॉइंट नोट करवा दूं आपको कि अफगानिस्तान का, ठीक है? अच्छा, पहले इसके ग्रुप नोट करोगे, अफगानिस्तान में कौन कौन से ग्रुप काम करते हैं। पहले बॉर्डर शेयरिंग लिख लो ना, बॉर्डर शेयरिंग, यानी कि अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम, 106। हेडलाइन डाल लो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बायलैटरल रिलेशन, यानी कि दोनों के रिलेशन कैसे थे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बायलैटरल रिलेशन, तैयार कर लोगे टॉपिक, मैंने हेडलाइन दे दी आपको, तैयार क्या करोगे। एंशिएंट रिलेशन कैसे थे, मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद है? एंशिएंट में सिकंदर आया, अलेक्जेंडर आया, तो रिलेशन देखे हमने, ठीक है, कैसे रिलेशन थे। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आई, तो हमने क्या किया, अफगानिस्तान को अपना ही प्रांत बनाया। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अफगानिस्तान में था। सारे पॉइंट तैयार कर लोगे, ठीक है? तो हमारे रिलेशन एंशिएंट हिस्ट्री से मिडाइवल हिस्ट्री होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में आए। मिडाइवल में कौन था, मिडाइवल में मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गौरी और मुगल। ये सारे किधर से आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले रूट से, क्योंकि मैंने बताया काबुल एक ऐसा लोकेशन है बेटा, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो फिर आप रहोगे अटैकिंग पोजीशन में, और अगर काबुल कंट्रोल से निकल गया फिर आप रहोगे डिफेंसिव, यानी कि आप सिर्फ डिफेंस कर सकते हो, अटैक नहीं कर सकते किसी के ऊपर।
ये मैं हिस्ट्री में आपको बता दूंगा, जब ये मुगल आएंगे या फिर जब हमारे ये चौहान राजा हारेंगे ना, तो इनकी यही गलती थी कि इन्होंने काबुल खो दिया और फिर ये सारे पिटे, उसकी वजह थी काबुल। तो काबुल क्या रहता है, अटैकिंग पोजीशन पे है काबुल की लोकेशन। काबुल कंट्रोल में है तो सब कुछ सही है, काबुल कंट्रोल में नहीं है तो सब कुछ गया, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का हार्ट है ये, ठीक है। दूसरा बेटा, मिडाइवल से निकल के हम मॉडर्न में आएंगे, यानी कि मॉडर्न में आप क्या क्या नोट डाउन करोगे। मॉडर्न में हमारे संबंध किस प्रकार स्थापित हुए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी, दोनों बार पिटे। उसके बाद हमने देखा यूएसएसआर ने इंटरफेयर कर दिया, यहाँ पे बीच में हमारे संबंध स्टार्ट हुए 1950 में, यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया और यूएसएसआर के इंटरफेयर के अगेंस्ट यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हुए। टेररिस्ट ग्रुप में बड़ा नेम किसका ले लोगे, तालिबान का, तहरीक तालिबान, छोटा नेम लश्कर तैयबा, अल शबाब, ठीक है। ये सारे ग्रुप कहाँ पे काम कर रहे हैं, या अल कायदा, ये सारे ग्रुप अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। आज ये पावर के लिए क्या रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अब हम कौन से ग्रुप के साथ बात करें, समस्या ये भी तो आती है। मान लो आज हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, कल को पावरफुल हो गया लश्कर तैयबा, उसने सरकार बना ली, तो वो तो तालिबान वाली बातें नहीं मानेगा, वो कहेगा तुम्हारी ट्रीटी तो तालिबान के साथ थी, हमारे साथ तो नई ट्रीटी करो। और नई ट्रीटी के बदले में ये मांगते हैं बड़ा बड़ा पैसा, बड़े बड़े आतंकवादियों को छोड़ दो, बड़ा पैसा दे दो। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। कंधार हाईजैक के बदले में ही हमने 5 आतंकवादी छोड़े, जिसके बदले में आज तक वो हाफिज सईद हमारे लिए क्या बना हुआ है, कैंसर बना हुआ है। पाकिस्तान में जाके बैठ गया आराम से और वहां से आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न के रिलेशन भी बता दोगे कि मॉडर्न में रिलेशन कब स्थापित हुए, 1950 में, और उसके बाद यूएसएसआर का फंडा आया, उसके बाद अमेरिका का फंडा आया, 9/11 आया, और इसके साथ कंधार हाईजैक हमें मिला, हमारा विमान हाईजैक हुआ, ठीक है। ये चीजें आप नोट डाउन करवा दोगे बेटा। अच्छा, अफगानिस्तान का अगर ज्योग्राफी एक्सपेंशन देखें, यानी कि इसका जो बाउंड्री है किस किस के साथ शेयरिंग होता है, तो ये क्या लिखोगे, किस किस के साथ शेयर होता है। कभी आपसे पूछ ले कि हार्ट ऑफ एशिया ये क्यों है, वाई हार्ट ऑफ एशिया, टेल मी। बहुत सारी नहीं, पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट है ये, पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से। इधर साउदर्न एशिया से कनेक्ट है, ईस्टर्न एशिया से कनेक्ट है, यानी कि मैंने आपको बताया। अच्छा, बाउंड्री नोट डाउन ही कर लो। भारत, इंडिया, अफगानिस्तान की बाउंड्री शेयरिंग किस किस के साथ है, नोट डाउन करो। इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इसको लिखो वेस्टर्न साइड। अफगानिस्तान का मैप बना लो, वेस्ट साइड लिखो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। साउदर्न साइड, साउथ वाली साइड लिखो ईरान, और थोड़ा सा वेस्ट साइड भी ईरान रहेगा, साउथ से वेस्ट ईरान रहेगा। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा ईरान के ऊपर चलो, इराक, वेस्ट बेटा, वेस्ट, साउथ में ईरान और वेस्ट में भी ईरान रहेगा थोड़ा सा। देखो मैंने बताया ना, ईरान का बाउंड्री कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है ईरान का बाउंड्री, ठीक है। अफगानिस्तान कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो साउथ में पूरा का पूरा कौन है, ईरान है। अब देखो मजे वाली बात, ईरान में किसकी गवर्नमेंट रहती है, शिया या सुन्नी, शिया। अफगानिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है, सुन्नी। और शिया और सुन्नी की आपस में ना बनती नहीं, लेकिन दोनों में क्यों बन रही है भाई, क्योंकि दोनों की अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं बनती अभी। अब देखो, ईरान की अमेरिका के साथ नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। ईरान की इजराइल के साथ नहीं बनती, लेकिन हमारी मजबूरी ईरान को सपोर्ट देना, हमारी मजबूरी इजराइल को सपोर्ट देना। दोनों को बैलेंस करके रखना है ना, क्योंकि ईरान से तो हम अफगानिस्तान में एंट्री करेंगे और इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर। कारगिल की लड़ाई में सबसे ज्यादा लोकेशन जो हमें दी ना, वो इजराइल ने दी थी। इजराइल ना होता ना तो कारगिल की बहुत सी पहाड़ियां पाकिस्तान कर चुका था, मोरल डाउन हो चुका था भाई। रोजाना यार लाशें आ रही है ऊपर से, रोजाना शहीद होके सैनिक आ रहे हैं, वो कंकर फेंक रहे हैं और हम मर जा रहे हैं।
गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी उन्हें, ऐसी पहाड़ियों की लोकेशन ऐसी थी। अच्छा आप कभी घूमे नहीं ना कारगिल, घूमोगे तब पता चलेगा, कारगिल घूम के आना, ठीक है। आप घूमोगे वैसे ही मर जाओगे यार, आपको लगेगा एक साइड खाई है, एक साइड पहाड़ है, पता नहीं कब पहाड़ ऊपर से टूट के गिर जाएगा गाड़ी के ऊपर, ठीक है। पत्थर टूटते रहते हैं, पता है क्या? हाँ, वो पत्थर टूट के गाड़ियों के ऊपर गिरते रहते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि गाड़ी खाई में चली गई, वो ऐसे ही नहीं जाती, पत्थर टूट के गिर जाता है और फिर वो गाड़ी गिर जाती है। ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कभी गए नहीं पहाड़ी एरिया में हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, देश को एक्सप्लोर करो आप, देश को देखो, कंट्री को जानो। कंट्री को जानोगे ना तभी डिफेंस में आप सही से क्या कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। पहले कंट्री को जानना पड़ता है। आगे नोट डाउन करो इसमें, ईरान इराक लिख लिया, ठीक है। नॉर्थ में लिखो तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये स्थान के ऊपर बहुत से देश है और इसका मतलब होता है एक्चुअल में पाक धरती। फिर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा नेम रखा पाकिस्तान, कि सबसे पाक धरती मैं हूं, बाकियों ने स्थान रखा। अच्छा एक भारत में भी रखा जा रहा था खालिस्तान, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इनका फंडा, पाकिस्तान करवाना चाहता था खालिस्तान का मूवमेंट, लेकिन नहीं हुआ भारत में, ठीक है। तो वहां पे भी नाम रखा जाता है खालिस्तान। तो ये स्थान जो है ना वो एक्चुअल में पाक धरती माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा असली पाक धरती मैं ही हूं, पाकिस्तान। टेररिस्ट फैक्ट्री बोला जाता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है, एक्चुअल में है नहीं, है तो ये आतंकवादियों की फैक्ट्री, सबके सब आतंकवादी पैदा करते हैं ये लोग। पैदा क्या करते हैं यार, देखो आतंकवादी पैदा नहीं होता, प्रॉब्लम क्या होती है, लिटरेसी रेट है नहीं, काम है नहीं, ठीक है। स्कूल मैंने आपको बताया टीचर AK-47 लेके आ रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा यही देख रहा है। स्कूल में टीचर उनको बता रहा है ग्रेनेड कैसे फटेगा, अफगानिस्तान में निकाल के देख लेना गूगल पे आप, बच्चे को पहले यही बताया जाता है कि ग्रेनेड में पिन लगा के रखना भाई, अगर आप क्लास में आओ तो कहीं सबको उड़ा दो, ठीक है। ऐसे टीचर है वहां पे यार। अच्छा आपने देखा नहीं कि जब ये तालिबान ने कब्जा किया 23 नवंबर 2021 को, जब कब्जा किया ना तो वो घुस गए यूनिवर्सिटी में। अब अच्छा ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे प्रोफेसर वगैरह थे, तो प्रोफेसर को कह रहे हैं हाँ भाई तू कौन, तो वो कह रहा है भाई मैं तो यहाँ पे लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ। उसने कहा पढ़ाओ हमें। तालिबानी जो ये लड़ाके थे, लड़ाके बोलते हैं इनको, फाइटर, तो इन्होंने कहा पढ़ाओ हमें। वो बोले क्या, बोला कुछ भी पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो। अब वो पढ़ा रहे हैं, इनको समझ नहीं आया, भाई साहब ने फायरिंग कर दी सामने से, बोला टीचर गलत पढ़ा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब बताओ यार कौन पढ़ाएगा उन्हें, मजाक नहीं है ये, आप देखना गूगल पे निकाल के, जब 23 नवंबर 2021 को ये आए ना, तो ऐसे 47 रख के टेबल पे बोलते थे टीचर पढ़ाओ। अब टीचर पहले 47 को देख रहा है, फिर व्हाइट बोर्ड को देख रहा है, क्या करूं यार मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, कुछ भी गलत बोला गया तो 47 चलेगी यहाँ पे। तो भाई बड़ा खतरनाक काम है, इसीलिए तो तालिबान के साथ कोई तालिबान में जाके रहता नहीं ना, कोई कौन रहता है अफगानिस्तान में यार। अगर आपको ये जानना हो कि हमारे पूर्वज 47 में हमारा देश कैसा था, तो आप अफगानिस्तान में चले जाना, आपको वैसे ही पुराने टूटे फूटे घर मिलेंगे, मिट्टी के बनाए हुए घर मिलेंगे, कोई पत्थर का बना हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट। सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचारी, पूरी की पूरा भ्रष्टाचार, पैसे से काम करते, पैसे से आप ना वहां पे बंदा खरीद लाओ। यार किसी देश में सुना आपने कि हथियारों की ऐसे मंडी लगती हो, जैसे आलू प्याज बिक रहे हैं वैसे बिकते हो, अफगानिस्तान के काबुल में लगती है, मार्केट लगती है स्पेशल कि कौन सी गन चाहिए आपको, 700 से 800 डॉलर में मिल जाती है, मतलब 40 से 45 हजार में वहां पे 47 मिल जाती है।
अब सोच के देखो, 1 यूनिट ले लो जाके, कौन रोक रहा है? लेकिन इंडिया में नहीं घुसने देंगे, इंडिया में मार देंगे आपको फिर, ठीक है? इंडिया में तो फिर चोरी छुपे आता है ना, जो आता है। तो ऐसे मार्केट है वहां पे। कभी देखा है यार हथियार बिकते हुए? मॉल में हथियार बिक रहे हैं, लोग जाके देख रहे हैं, कपड़ों से ज्यादा हथियार। अच्छा, लोग मॉल में जा रहे हैं तो भी 47 टांग के जा रहे हैं। यार सोच के देखो कैसा माहौल होगा वहां पे। भाई यहाँ पे अगर ये वर्दी में ना हो और लोग, मतलब हमारी फोर्स वर्दी में ना हो और डायरेक्ट ये पिस्टल लगा के घूमे ना, तो आपके माइंड में भी खतरा महसूस हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी ना, ये सभ्य देश थोड़ी ना है। पता नहीं कब दिमाग खराब हो जाए बंदे का। वो लोग यार सरेआम शादी शुदी में तो पूछो मत, ऐसे ऐसे, मतलब आप पटाखे फोड़ते हो ना, वो पटाखे नहीं फोड़ते, बम फोड़ते हैं यार शादी में। अफगानिस्तान है उसका नाम, पाकिस्तान से भी खतरनाक। वो नहीं सुना, पठान का बच्चा है मैं, ये पठान के बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है? तो बड़ा खतरनाक कंट्री है वो। इसलिए इसके लिए ना वहां पे कोई जाना भी पसंद नहीं करता। कभी सुना आपने कि कोई कहता है कि अफगानिस्तान घूम के आऊंगा? नहीं, आप अमेरिका ही घूमना चाहते हो, अफगानिस्तान घूमना ही नहीं चाहते। क्यों भाई, कौन जाएगा यार? उनको लगे ना कोई बंदा ज्यादा पैसे वाला है, कि ये इसके पास पैसा हो सकता है और अफगानिस्तान में घूमने आया है, तो वो पकड़ लेते हैं और घर फोन करते हैं कि तुम्हारा बंदा बैठा है हमारे पास, पैसा भेज दो अगर सही चाहिए तो, वरना पार्सल करवा देंगे। और पार्सल ही आता है। ऐसा कंट्री है अफगानिस्तान। रिसोर्सिस में भरपूर है, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा है। रिसोर्सिस बहुत है, खनिज बहुत है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, है अफगानिस्तान के पास भंडार है, लेकिन निकालने का तरीका नहीं है, पता ही नहीं है कैसे निकलेगी, क्योंकि औजार ही नहीं है ना, टूल्स नहीं है निकालने के। अब कोई कंपनी जाएगी नहीं, अडानी साहब तो वहां पे जाएंगे नहीं गैस निकालने, उन्हें तो पता है खुद के बंदे मार देंगे वो। यार वहां पे कौन जाए यार? किसी बंदे की कोई गारंटी नहीं है। अफीम खा के वो टुल रहते हैं सारा दिन, बात बात पे तो गोली चल जाती है वहां पे। अलग कंट्री है, अलग नेशन है। इसीलिए मैंने कहा था, जहां पे डेमोक्रेटिक एरिया नहीं होता ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता, उस कंट्री पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, नहीं किया जा सकता ट्रस्ट। नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा देश है, लेकिन क्या है, डिक्टेटरशिप है, कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। पता नहीं भाई राजा का दिमाग कब खराब हो जाए, वो कह दे कि ये सारी कंपनियां हमारी है, भागो यहां से, हो गया बस, कहना ही तो है। और वो कह भी देता है। उसने तो भाई रूल भी बना दिए कि बालों का साइज होगा वो 0.6 mm से ज्यादा नहीं होगा। अब बताओ क्या कर लोगे आप? राजा ने बना दिया। हेयर स्टाइल जैसा होना चाहिए, जैसा मैं रखता हूं वैसा कोई हेयर स्टाइल नहीं रखेगा। अगर किसी ने रख लिया वैसा और मुझे पता चल गया तो उसके सर से फुटबॉल खेलेंगे। ट्रैफिक पुलिस में सिर्फ महिलाएं रहेगी। भाई अगले को पसंद है तो क्यों? क्या मेरे पास जवाब थोड़ी ना है ये। अब देख लो आप नॉर्थ कोरिया के रूल देख लो यार। अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाओं को रखेगा। पहला घेरा, अच्छा 7-8 घेरे होते हैं जो मेन लीडर होता है उसके बाहर से, जिस प्रकार मोदी जी के बाहर से होते हैं, एसपीजी होता है, एनएसजी होता है, मार्कोज होता है, फिर अलग अलग घेरे चलते हैं। वो पहले घेरे में महिला रखेगा। ऐसे लोग हैं। गद्दाफी को देख लो, वो तो चलो मारा गया। सद्दाम हुसैन को देख लो। भाई राजा, राजतंत्र कहीं भी सही नहीं होता। राजा का मूड कभी भी खराब हो सकता है। तालिबान क्या है? राजा है। मूड खराब हो गया, शाम को लगा कि ये तो भारत बहुत बकवास कर रहा है, न्यूज चैनल ये अंजना ओम कश्यप इनकी बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है, सुन लिया उन्होंने कहीं। दूसरे दिन ही एक स्टेटमेंट आई कि भारत के जितने लोग हैं ना, 2 घंटे का टाइम है, छोड़ के निकल जाओ अफगानिस्तान। नहीं निकले तो हम पार्सल कर देंगे वो। उन्हें नहीं सोचना, उन्हें कहीं जवाब नहीं देना, यूएन में जाके कुछ नहीं कहेंगे वो। अच्छा हमसे तो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन भी आ जाएगा यहाँ पे कि आप गलत कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। वहां पे वो ह्यूमन राइट कमीशन वाले जाते ही नहीं। मजाक नहीं है, अफगानिस्तान में जाते ही नहीं ह्यूमन राइट कमीशन वाले। ये जो शांति प्रिय लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, वहीं आते हैं ये लोग कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे तो वो पूछते हैं अच्छा कौन, कि ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा पहले तेरे को ही इंसान बनाते हैं हम, उसी को मार देते हैं।
तो बड़ा गंदा फंडा है यार ऐसी कंट्री में। देखो अफगानिस्तान का वीजा अगर एक बार हमारे पासपोर्ट पे लग गया ना, अफगानिस्तान या पाकिस्तान दो ऐसे नेशन हैं, उसके बाद आप जिंदगी में भूल जाओ कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्री कभी आपको वीजा देगी, कभी वीजा ही नहीं देगी, क्योंकि ये है टेररिस्ट की सूची में। और जो नेशन टेररिस्ट की सूची में होता है उसको कोई डेवलप्ड नेशन वीजा नहीं देता। फिर बस आप अफगानिस्तान ही घूमते रहना, जब मन करे तब अफगानिस्तान चले जाना, आ जाना, अगर जिंदा रहो तो। ये भी है, उसके लिए शर्त है कि मैं बोल रहा हूँ 3-4 बार जाए, नहीं भाई वो किस्मत है आपकी, ठीक है। कोई नहीं जाना चाहता। भारत के मोदी जी को कहा था जब गवर्नमेंट आई, तो हामिद करजई और नाटो फोर्स ने कहा था कि भारत भी सेना का सहयोग करे अफगानिस्तान में, मिलिट्री दे हमें, जिससे हम तालिबान को हरा पाए। मोदी जी बोले नहीं, किसको मारे, पता ही नहीं है कौन आतंकवादी है। अच्छा हमें पता होता है ना किससे लड़ना है, दूसरे देश से लड़ रहे हो पता है ना किससे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो पता है पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। बच्चा आतंकवादी है, किससे लड़ोगे। 4 करोड़ की पॉपुलेशन, सबको AK-47 असेंबल करना आता है, सबको AK-47 चलाना आता है, सब मोटार लेके घूम रहे हैं, बॉम्ब लेके घूम रहे हैं, सबके सब। उनके 50 मर गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुम्हारा एक मारने पे फेस्टिवल मनाएंगे, होली मनाते हैं। वो एक मर गया ना तुम्हारा, वो कहेंगे आहा बड़ा अच्छा हुआ, हमारे 50 मर गए कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हमारे 1 लाख मर गए, हमें इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। अमेरिका के 2300 मार दिए, इसकी हमें बड़ी खुशी है। पता है अफगानिस्तान क्या कहता है आज अफगानिस्तान कहता है कि हम वो कंट्री है जिसने USSR को धूल चटाई, भागा ना USSR यहां से, हमने अमेरिका को धूल चटाई, भागा अमेरिका यहां से कुत्तों की तरह। हम ऐसी कंट्री है जिसको कोई हरा नहीं सकता, और रियल में कोई नहीं हरा सकता इनको, कोई भी कंट्री नहीं हरा सकती इसको। मजबूत नहीं है जीरो, मजबूत बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि इनके पास बड़ी बड़ी कैनन तोपे है, बड़ी बड़ी ऐसा कुछ है, नहीं है। बस ये क्या करते हैं, फायर करते हैं और पहाड़ों में घुस जाते हैं। ट्राइबल है, जनजाति है। अब हमारी सेना गई पहाड़ों में तो वो घेर के मारते हैं कुत्तों की तरह, भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के। बेटा अफगानिस्तान को पहले देखो, अफगानिस्तान में जंगल नहीं है, पहले अफगानिस्तान को देखो, ठीक है। पूरा का पूरा माउंटेन एरिया है ना, मैंने बताया ना, पहाड़ी है, तोरा बोरा, नेम सुना होगा आपने। अरे यार सॉन्ग नहीं सुना आपने, वो बब्बू मान का सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, रेत्या दे विच बगदादी लुकदा, देखो ड्रोन को कितना चर बसता। भाई सर्च मार देना, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो वो इन्हीं के ऊपर बने हुए थे, बगदादी जो, जब हम इराक ईरान की बात करेंगे ना, तो ISIS चीफ, इस्लामिक स्टेट सीरिया एंड इराक, उसका चीफ अबू बकर अल बगदादी, उसने भी अमेरिका की वाट लगा दी। खतरनाक लोग थे ये, समझ जाओ, ठीक है। चलो इसके बारे में आगे लिखे हमने, बॉर्डर देखा हमने किस किस के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, आगे इसमें लिखो, आगे नोट डाउन करो। अच्छा यहाँ पे मतलब ये जनजातियां कौन कौन सी है, कौन कौन से लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, लिखो। ताजिक, नोट डाउन। पश्तून, ताजिक, पश्तून, लिख देता हूं यार, 1 मिनट रुको। ताजिक, पश्तून, नोट डाउन। नेक्स्ट करो। हजारा, उज्बेक, उज्बेक, बलूच, बरकाजई,
मरकज है, गजनी, गजनी, तुर्कमेन, तुर्कमेन, खिलजी, खिलजी, खरखानिद, हाँ खरखानिद। अब देखो 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन ये सारे किस में बटे हुए हैं? जातियों में। अब जातियां तो भारत में भी बहुत है, लेकिन फिर लास्ट में आके हम क्या होते हैं? हिंदू। ये नहीं होते, ये लास्ट में आके इस्लाम नहीं होते, ये कहते हैं कि हमारा ग्रुप अलग है। पावर, ताजिक बोलता है पावर किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास। खरखानिद बोलता है पावर मेरे पास। पश्तून बोलता है पावर मेरे पास। सबके सब अलग अलग पावर के लिए क्या करते रहते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं। इसीलिए यहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। समझ में आ गई? ये इनके ग्रुप है। अच्छा, अफगानिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं? प्रोजेक्ट के नेम लिखो। प्रोजेक्ट, लिखो। पहला लिखो डेलाराम, डेलाराम, डेलाराम टू कंधा, डेलाराम टू चाहबार, डेलाराम टू चाहबार रोड प्रोजेक्ट, डेलाराम टू चाहबार रोड प्रोजेक्ट। अब चाहबार कहां पे है? ईरान में, मैंने बताया। डेलाराम कहां पे है? अफगानिस्तान में। यानी कि ये रोड पूरा का पूरा किसने बनाया है? हमने बनाया है। डेलाराम टू, अच्छा डेलाराम से फिर जो रोड स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे रिंग रोड। रिंग रोड यानी कि पूरे अफगानिस्तान को क्या करेगा? वो बाहर बाहर से घूमेगा। डेलाराम से वो कंधार जाएगा, हेरात जाएगा, मकरान जाएगा, और फिर वापस कहां पे आ जाएगा? डेलाराम में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे अफगानिस्तान के बाहर बाहर से घूमता रहता है। लिख लो डेलाराम टू कंधार। इस प्रोजेक्ट को भी हम ही ने कंप्लीट किया है। डेलाराम टू कंधार, डेलाराम टू कंधार। ठीक है, दूसरा हबीबी स्कूल, हबीबी स्कूल, हबीबी स्कूल। रील में बहुत देखते हो ना, हबीबी हबीबी। ये सबसे पुराना स्कूल वही था अफगानिस्तान में। 102 साल पुराना स्कूल है ये अफगानिस्तान का। भारत में नहीं, भारत में तो बहुत पुराने पुराने पड़े हैं। तो 102 साल पुराना स्कूल था हबीबी स्कूल। जब यूएसएसआर आया तो यूएसएसआर ने इस स्कूल को तोड़ दिया। यूएसएसआर ने कहा बहुत हो गया इस कल्चर, बकवास है ये। फिर इस स्कूल को भारत ने दोबारा पैसा देके क्या करवाया? बनवाया। भारत ने फंड किया। तो भारत ने कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? हबीबी स्कूल का प्रोजेक्ट लगाया। तीसरा लिखो इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, नोट डाउन। एक प्रोजेक्ट और लिखो सलमा, सलमा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सलमा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी हम ही ने लगाया वहां पे। दूसरा बेटा, अफगानिस्तान के 500 स्टूडेंट को एवरी ईयर हम क्या देते हैं? स्कॉलरशिप देते हैं। हर साल 500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी अफगानिस्तान के 14,000 स्टूडेंट क्या है? भारत में है। 14,000 हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना। यानी कि अफगानिस्तान को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, दुश्मन है लेकिन फिर भी क्या देते हैं? स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा, दुश्मन अफगानिस्तान नहीं है, दुश्मन तालिबान है, ये ध्यान रखना। अफगानिस्तान तो हमारा दोस्त है, लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान है ही नहीं अभी। ठीक है, अभी वहां पे गवर्नमेंट है तालिबान की। ठीक है, तो लिख लो 14,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, और एवरी ईयर 500 स्टूडेंट टेक स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके साथ साथ
इसके साथ और लिखो बेटा, हम उनको गेहूं की बड़ी सहायता देते हैं, यानी कि खाने के लिए क्या देते हैं, वीट देते हैं। उनके पास गेहूं नहीं होता। ठीक है, नहीं देते, कुछ नहीं देते। उनके पास देने के लिए क्या है, हाँ, दोस्ती के नाते, अच्छे रिलेशन करने के नाते। अच्छा, पड़ोसी के घर में अगर बच्चे भूखे मर रहे हैं तो आपका दिल दया खा ही जाता है ना कि क्या बात है यार, क्या बात है, सारा दिमाग अफीम पे टिका हुआ है। ठीक है, अभी बता देंगे पॉपी कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है, 2 मिनट वेट कर लो बस, वो लिखवाऊंगा मैं, नोट डाउन करवाऊंगा। पॉपी कल्टीवेशन, अफीम देते हैं पैसों के बदले। ठीक है, बदले में क्या जाता है, यहाँ से पैसा जाता है, और उसके बदले में हमारे यहाँ पे क्या आती है, अफीम आती है। ठीक है, और उस पैसे से फिर आतंकवादी खरीदते हैं हथियार। अभी बताऊंगा कितने नेटवर्क काम कर रहे हैं, नेटवर्क का मतलब ग्रुप काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, तो हमने देखा। अच्छा, अफगानिस्तान में किस चीज की कमी है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, वहां पे रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब लोग क्या है, बेरोजगार है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं ना। गवर्नमेंट जॉब कहाँ पे होगी, जब गवर्नमेंट होगी तब गवर्नमेंट जॉब होगी, तो गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट तो क्या रहती है, डिस्टर्बेंस का शिकार रहती है, कभी बन गई, कभी तहरीक तालिबान आ गया, कभी गवर्नमेंट बनी। जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख फोर्स थी, किसमें, कागजों में, रियल में फोर्स है ही नहीं। सैलरी जा रही है, 2.5 लाख की सैलरी अमेरिका दे रहा है, नाटो कंट्री दे रही है, लेकिन वो है ही नहीं। सैनिक अपना कोई पॉपी कल्टीवेशन कर रहा है बेचारा, और उसको सैलरी फ्री में मिल रही है। यानी कि भ्रष्टाचार वहां की सबसे बड़ी कमजोरी है। अफगानिस्तान में भारत के 100 रुपए दे के आप कुछ मर्जी कर लो, 100 रुपए की कीमत ही बहुत है। ठीक है, आपको टोल नाका वगैरह क्रॉस करना। अच्छा, आतंकवादी खड़े रहते हैं टोल नाकों पे, ऐसा नहीं है उन्होंने टोल नाके नहीं लगा रखे, सब कुछ लगा रखा है, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। आपको क्रॉस करना हो ना तो 100 का नोट दो, भारतीयों की बड़ी इज्जत करते हैं वो कहते हैं अच्छा पैसा तो यही देंगे हमें, और कौन देता है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं ना, पाकिस्तान क्या देगा आपको, तो वो कहते हैं आओ आप, वो तो कहते हैं घूमने आओ, आप हमारे यहाँ घूमने आओ। लेकिन समझदार व्यक्ति नहीं जाता, वो कहता है कि आप ही के घूमेंगे फिर सारी उम्र हम, क्योंकि और तो कोई कंट्री हमें घुसने नहीं देगा, आपके यहाँ आ गए तो अफगानिस्तान क्या है, जो 4-5 टेररिस्ट इफेक्टेड कंट्री होती है उनके अंदर उस सूची में शामिल है, इसलिए हम अफगानिस्तान का वीजा नहीं लेते। ठीक है, चलो इसमें और लिखो, क्या क्या लिखा है अभी आपने, सलमा डैम लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूशन नोट डाउन कर लिया, रोड प्रोजेक्ट नोट डाउन कर लिए, हबीबी स्कूल नोट डाउन कर लिया। ठीक है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि हम वहां पे ना एजुकेशन और रोड यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके ऊपर बड़ा पैसा खर्च करते हैं। एक चीज और, अफगानिस्तान की संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का निर्माण हम ही ने किया है, और आज उसमें कौन बैठा है, तालिबान। हमने बना के दे दिया कि लो बैठ जाओ आतंकवादियों आप। ठीक है, तो आप लिख लो, पार्लियामेंट हाउस किसने बनाई, भारत ने बनाई अफगानिस्तान की। एक ही भवन है बस अफगानिस्तान में, ये समझ लो, यही हमारा बनाया हुआ है, पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस इंडिया ने बनाया। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा, अफगानिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, रोजगार 0 है। तो अफगानिस्तान की इनकम का सोर्सेज क्या है, तो लिखो पॉपी कल्टीवेशन, यानी कि अफगानिस्तान के पास इनकम कहां से आती है, पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी मतलब अफीम, पॉपी कल्टीवेशन। अभी नोट डाउन करो ना, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें पॉपी कल्टीवेशन में लिखो, पहला एरिया लोकेशन लिखो हेलमंड। हेलमंड, हेलमंड अफगानिस्तान का एक शहर है, हेलमंड। हेलमंड शहर तो क्या है यार, मतलब एक लोकेशन का नेम है हेलमंड। लिखो 1,36,798, 1,36,798 हेक्टेयर्स, यानी कि 1,36,798 हेक्टेयर में हेलमंड में क्या की जाती है, पॉपी कल्टीवेशन की खेती की जाती है। बेटा आप ये समझ लो कि अभी हमारे कुछ स्टेट, मान लो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा का 46,000, पंजाब का 54,000, कितना हो गया, 1 लाख।
एक स्टेट और मिक्स कर दो इसमें, कौन सा कह रहे, छोटा स्टेट हिमाचल, तीनों मिक्स कर दो। ये 3 स्टेटों का जितना लोकेशन है ना, जितना एरिया है, इतने एरिया में अकेले हेलमंड में अफीम उपजाई जाती है, अकेली हेलमंड में। अभी आगे वाला लिखो, नेक्स्ट वाला लिखो, लिखो कंधार, कंधार 23,410 हेक्टेयर, 23,410, 23,410 हेक्टेयर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले, स्टेट ले, कौन सा स्टेट आ जाएगा 23,000 में? गोवा तो 4-5 हजार का ही है, छोटा है। तो आप ये समझ लो, हाँ उत्तराखंड का इतना ही है, लगभग 26,000 है उत्तराखंड। तो समझ लो एक उत्तराखंड और मिक्स कर दो इसमें, ठीक है। यानी कि ये 4 भारत के स्टेट ऐसे हैं, उसके इक्वल में अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पॉपी कल्टीवेशन। एक और लिखो, हाँ तो फिर मेघालय जितना ले लो। एक और लिखो, एक और लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो, काबुल, काबुल 4,484, 4,484 हेक्टेयर, ठीक है, लगभग गोवा। अब सोच के देखो बेटा, इतने बड़ा अफीम का प्रोडक्शन हो रहा है। चलो मान लो एक यूपी मान लो यार, सबको मिला के इतना अफीम पैदा हो रहा है, और 4 करोड़ की भाई साहब के पास पॉपुलेशन है। कितना? ओनली 4 करोड़, 4 CR। तो 4 करोड़ की पॉपुलेशन तो इतना अफीम नहीं खाएगी। वो अफीम कहां पे आएगा? इंडिया में। और जब इंडिया में अफीम आएगा तो फिर इससे क्या फैलेगा? ड्रग्स। और ड्रग्स से हमारी यंग जनरेशन किस में जाएगी? नशे में। और फिर आप समझ जाओ, जब ड्रग्स आता है, नशा आता है, तो फिर क्राइम बढ़ता है। और क्राइम बढ़ेगा तो क्राइम के लिए क्या चाहिए? वेपन, हथियार। फिर उसी पैसे से क्या दिया जाएगा? हथियार। और फिर चलेगी गोली। समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान रखो, ये तो हो गया अफगानिस्तान का पॉपी कल्टीवेशन, जहां से उसको इनकम आती है। अब अफगानिस्तान में नेटवर्क कौन कौन से काम करते हैं? नेटवर्क का मतलब ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिखो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम करती है। पहली नोट डाउन करो बेटा, तहरीक-ए-तालिबान, 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 नोट डाउन। दूसरी करो, अल-कायदा, अल-कायदा, अल-कायदा।